पॉर्न एडिक्शन जो छोटे छोटे बच्चे हो रहे हैं, यंगस्टर्स हो रहे हैं। अब ये भी है कि लोग ना इंस्टाग्राम को दोष देंगे, यूट्यूब को दोष देंगे कि इनका एल्गोरिथम ऐसा है, हमें एडिक्टेड बना रखा है। और भगवत गीता में बताया गया है कि किस तरह से इंद्रियां ना सिर्फ मनुष्य को बल्कि हर जानवर को मारती है। गलत बोलोगे तो भी आप बर्बाद हो जाओगे, जिसका रिसेंटली एग्जांपल आया रणवीर अलाहाबादिया का। कोई गरीब को ये नहीं बोलेगा कि लालच है इसके अंदर, कि अमीर को ही ये बोला जाता है कि लालची है, ये पैसा कमाते हैं। कि यार मेरा मन कर रहा है कि मैं ये कर लूँ। आपको ना कहना सीखना पड़ेगा। तो थॉट्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, कंट्रोल कर सकते हो तो सिर्फ इन 3 इनपुट को। क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे। आप बेशक लाइफ में लेकर तो कुछ नहीं आते, लेकिन अब लाइफ से जाते हो तो लेकर बहुत कुछ जाते हो। 2025 है, अगर सक्सेसफुल बनना है। स्टॉप मेंटल मास्टरबेशन। लोग कहते हैं कि नॉलेज में पावर है, नहीं है नॉलेज में पावर। तंबाकू पर सरकार लिख लिख के पागल हो गई, इससे कैंसर होता है, कितना बिक रहा है। जो हम डिस्कस करते हैं ना कि यार उसने सबसे ज्यादा तरक्की करी है, तो लोग जलने लग जाते हैं। गालियों से तालियों तक का सफर आपको तय करना है। जब जिंदगी की राहें मुश्किल हो और आपको लगे कि जिंदगी कहीं थम सी गई है, आपके सपने आपसे दूर लगने लग जाते हैं, तब कोई इंसान आपकी जिंदगी में आता है जिनकी बातों से आप अपने अंदर एक नई उम्मीद जगाते हो। तो आज हमारे साथ एक ऐसे इंसान है जो ना सिर्फ एक मोटिवेशन स्पीकर है, उन्होंने दुनिया भर का कंटेंट यूट्यूब पर दिया है। तो आज मेरे साथ है मेरे छोटे भाई दीपक दैया। तो दीपक भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट पर। थैंक यू सच काइंड वर्ड्स, और धमाकेदार इंट्रो आपने दिया है। ऐसे ही हमारा पॉडकास्ट हो, इसी में आशा करता हूँ। सो दीपक भाई के बारे में मैं और डिटेल में थोड़ा बता दूं। इन्होंने ऑलमोस्ट जो है पिछले 6-7 साल से कंटेंट बना रहे हैं और अप्रॉक्सीमेटली 4 मिलियन से ज़्यादा इनके सब्सक्राइबर फॉलोअर्स हैं। आप इनको जाकर सर्च भी कर सकते हैं यूट्यूब पर। मोटिवेशन वीडियोस बनाते हैं और मेरे वन ऑफ द फेवरेट कंटेंट क्रिएटर हैं। सो दीपक भाई, सबसे पहले तो ये बताओ कि आपकी जर्नी कैसी रही इस कंटेंट क्रिएशन के अंदर। मेरी जर्नी देखिए, मेरी जर्नी एज अ स्टूडेंट स्टार्ट हुई थी जब मैं 11th क्लास में था। एंड मेरा था कि मुझे स्टडी के साथ कुछ करना चाहिए, या तो कुछ अर्निंग वाइज या फिर कुछ ना कुछ फिर भी करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास स्टडी के अलावा टाइम बचता है कहीं ना कहीं पर। तो वो चीज़ थी जिसकी वजह से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया। और जब स्टार्ट किया तो सोचा कि नहीं, इसमें मैं करियर बना सकता हूँ और अब मुझे इसमें ही करियर बनाना है। और वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। फिर काम करते गए और बहुत काम करने के बाद भी जब 5-6 महीने हुए थे, तब मेरे ऑलमोस्ट 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए थे 6 महीने बाद। ओके। लेकिन हाँ, मैंने उसे अप्रिशिएट किया कि नहीं, ये एक छोटा रिजल्ट है लेकिन रिजल्ट है एक्चुअल में। तो पहले 6 महीने में हुए थे 1000, अगले 6 महीने में हो गए 1 मिलियन। अच्छा, पहले 6 महीने में 1000, अगले Yeah. 6 महीने में 1 मिलियन। एग्जैक्टली। वाओ। इस तरह से जर्नी मेरी स्टार्ट हुई थी जब मैं स्कूल में था। वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। इंस्पिरेशन कहाँ से मिली तो कहें तो इंस्पिरेशन मेरी हमेशा से रहे हैं संदीप माहेश्वरी सर। वो चाहे यूट्यूब को लेकर के हो, लाइफ को लेकर के हो। मतलब ये कि मैं जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, उससे भी 2-3 साल पहले से मैं उनका कंटेंट कंज्यूम करता था, उनके सेमिनार्स वगैरह देखता था। तो वो मेरा फेवरेट कंटेंट टाइप था मोटिवेशन का। तो वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिली थी और फिर मैं इस निश में आया था। दीपक भाई ने अपनी जर्नी से ये साबित करके दिखाया है कि आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हो। एज अ इंसान, अगर आप कुछ भी जिंदगी में सक्सेस की तरफ जाना चाहते हो तो आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। सो दीपक भाई, सक्सेस की जो डेफिनेशन है हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग है। जैसे कोई अगर बच्चा 10th क्लास में पढ़ रहा है तो उसको 10वीं का एग्जाम हो जाए तो सक्सेस है, 12th हो जाए तो सक्सेस है, नौकरी लग जाए तो सक्सेस है, सीए का मतलब एग्जाम क्लियर कर ले या एमबीए का एग्जाम क्लियर कर ले तो सक्सेस है। ऐसे ही अगर मैं एक डिफरेंट माइंडसेट की बात करूं, अंबानी जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सक्सेस की डेफिनेशन अलग होगी। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट है हैप्पीनेस। अच्छा। हाँ, कि मतलब आपने कहा कि हर एक के लिए अलग अलग गोल है, उनके लिए अलग अलग हैप्पीनेस का मतलब है। उनके लिए वो हैप्पीनेस नहीं होती, वो होता है प्लेजर गोल को अचीव करने के बाद का, है ना। तो कहा जाता ना कि हैप्पीनेस एक डेस्टिनेशन नहीं है, एक जर्नी है। डेस्टिनेशन एक अलग होती है, एक होती है जर्नी, है ना। अगर आपकी डेस्टिनेशन है हैप्पीनेस तो कभी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आपकी जर्नी है तो आप हमेशा खुश रहोगे। तो खुश रहने के लिए काम नहीं करना, हमें खुश रह करके काम करना है, ठीक है। तो हैप्पीनेस का मेरे लिए मतलब है कि जर्नी है, उस जर्नी को आप इंजॉय करो। चाहे आप कोई काम कर रहे हो, किसी काम में सफल हो गए हो, सफल होने के बाद भी काम तो करना ना। आप सीए बन गए तो काम तो करना है ना, मैं यूट्यूबर बन गया तो काम तो करना है ना, पीएम बन गए काम तो करना है ना। तो वो बनने के बाद क्या, तो वो उसके बनने के बाद भी, बनने से पहले भी, हर मोमेंट पर हमें हैप्पीनेस को जर्नी मान करके चलना है। ये मेरा मतलब है। और फिर ये भी कि अगर आप गोल को अचीव कर लेते हो तो कर लिया, तो अब ना एंजॉय करो। अभी भी और मिल जाए नहीं, ग्रोथ की चाहत होनी चाहिए। ग्रोथ एक अलग चीज़ है और एक लालच एक अलग चीज़ है।
तो कुछ मिल गया है तो उसे इन्जॉय करो, उसमें थोड़ा सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग होनी चाहिए। अदरवाइज़ फिर वो कभी चाहत ख़त्म नहीं होती कि और मिल जाए और मिल जाए, और फिर ये ट्रैप ऐसा है कि एक दिन आप मरने की कगार पर होंगे, फिर सोचेंगे कि जो था वो बहुत कुछ था, उसी को enjoy नहीं कभी कर पाए। इन्जॉय ही नहीं किया। जी जी जी। तो मेरे लिए हैप्पीनेस का मतलब है कि आप जर्नी में हो तो जर्नी को एंजॉय करो। आज जैसे हम लोग जैसे कई बार दोस्तों के साथ घूमने नहीं जाते, तो कहते हैं कि यार वो जो है वहाँ जाके करेंगे, कहते हैं यार मनाली जा रहे हैं वहाँ जाके करेंगे जो करना है, लेकिन जो वो उस टूर का मजा है दोस्तों के साथ, एग्जैक्टली उसी जर्नी की बात असली कर रहे मजा आता है गाड़ी में हो, आप ठहाके लगा रहे हो, मन धड़ंग बातें कर रहे हो, गाने चला रहे हो, रास्ते में रुक कर कहीं मैगी खा रहे हो, चाय पी रहे हो, खाना, असली मजा वहां पर आता है। आप सोचोगे भी ना कि दोस्तों के साथ अगर कहीं गए थे तो वो मोमेंट आप नहीं भूलोगे जब आप गाड़ी में हो, सब बैठे हुए हो, जी, जी, वो आप कभी नहीं भूलते। इसी तरह से जब आप किसी जर्नी में हो, कुछ अचीव करने के लिए काम कर रहे हो, तो जो जर्नी में आप हो वो एंजॉय करो, उसमें सिर्फ रोना नहीं है। ठीक है, ये फेजेस आते हैं अलग अलग तरह के, लेकिन सिर्फ रोना नहीं होता, उसे एंजॉय भी करना होता है, उस मेहनत को एंजॉय करना होता है जो हम कर रहे हैं। तो वो लोग छोड़ देते हैं और सिर्फ रोना रोते रहते हैं, तो वो नहीं करना। लेकिन आजकल की जो यंगस्टर हैं उनको बस यही दिखता है कि यार मतलब परेशानी गिनाते रहते हैं अपनी। अगर मैं रोने की बात करूं कि ये नहीं है मेरे पास, वो नहीं है मेरे पास, मेहनत कुछ करनी नहीं है। देखिए, बहाने बनाने में तो कोई कहीं का बहाना बना लेगा, इसे हम कंफर्ट जोन भी कहते हैं। देखिए, बहाने बनाने में तो बना लेंगे, मतलब क्या बहाने बनाएंगे कि अगर किसी को दौड़ना है तो बहाना क्या बना लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये बना लेगा ना कि मेरा को तो पाँव ही टूटा हुआ है ना, दुनिया में सबसे तेज वो दौड़ा था जिसका पाँव नहीं था, एक पाँव नहीं था। जी। तो फिर अब उससे बहाना ऊपर आप क्या बनाओगे अपनी लाइफ में? तो जो भी आपको लगता है कि मैं इस वजह से नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर वो हर चीज़ बहाना होती है। मतलब मेरे केस में एक बार मेरे साथ क्या हुआ था कि मतलब नॉर्मल टाइम हमारा होता है, फिर एक बैड फेजेस आते हैं हर एक की लाइफ में। तो जब मेरी लाइफ में कुछ बैड फेजेस आए तो मैं काम नहीं कर पा रहा था। अच्छा। मतलब कुछ चीज़ें हैं जो कि हम वैसे भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमें बहाना मिल जाता है कि मैं इस वजह से अपना काम नहीं कर पा रहा हूँ। जब अच्छा टाइम आया तब भी वो काम नहीं कर पा रहे थे, फिर लगा कि नहीं, काम तो मैं वैसे भी ये चीज़ नहीं कर पा रहा था, दिक्कत तो ये है कि ये मेरे अंदर पहले से थी। मुझे बस बहाना चाहिए था कि मैं इस चीज़ पर दोष डाल सकूं, इस चीज़ पर दोष डाल सकूं, इस इंसान पे दोष मैं पूरा डाल सकूं, ब्लेम कर सकूं। हाँ, ब्लेम कर सकूं। तो ब्लेम करने वाला किसी भी कंडीशन में ब्लेम करने के बहाने ढूंढ लेगा, और आपको मिल भी जाते हैं। जो चीज़ आप ढूंढते हो आपको मिल जाएंगे। बहाने ढूंढोगे तो बहाने मिल जाएंगे, करने के रीज़न ढूंढोगे तो वो भी आपको मिल जाएंगे। तो बहाने बनाने वाले कहीं बहाना बना लेंगे, करने वाले कहीं से भी कर लेंगे। कोई रीज़न आपका नहीं हो सकता है कि आप किसी चीज़ को क्यों नहीं कर सकते, आपके पास में कुछ ये नहीं है वो नहीं है, सब कुछ किया जा सकता है। मेरे केस में मेरे पास खुद का फ़ोन नहीं था यूट्यूबर बनने के लिए, फिर भी मैंने किया ना। तो मैं तो कह सकता हूँ कि किसी के पास कुछ ना हो तो भी वो बहुत कुछ कर सकता है। अब कहोगे कि यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने के लिए कम से कम खुद का डाटा तो चाहिए ना, वो भी मेरे पास नहीं था। मैं अपने फ्रेंड के यहाँ पर जाता था वीडियो अपलोड करने के लिए। अच्छा। हाँ, तो फिर मैंने किया ना। तो बाकी बहाने होते हैं, जब करने वाला होता है तो वो कर लेता है सर। सो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि अपने बहाना बनाना बंद करो और ज़िंदगी में स्टेप लेने की कोशिश करो। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का पॉडकास्ट आपको दोस्तों पूरा देखना है, क्योंकि ये लाइफ चेंजिंग पॉडकास्ट आपके लिए होने वाला है। इससे बड़ा मोटिवेशन आपको आई एम श्योर कहीं नहीं मिलने वाला। सो वीडियो अच्छी लगती है तो डू शेयर और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो दीपक भाई, जैसे ऐसा कहा जाता है कि आप अगर ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, या फिर आपको 6 महीने के लिए गायब हो जाओ या 8 महीने के लिए गायब हो जाओ, ऐसा कई बार सुना जाता है। तो इसके पीछे का कुछ डिटेल में बताइए। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है कि 6 महीने के लिए गायब हो जाओ, 1 साल के लिए गायब हो जाओ, ये फॉरेन के जो मोटिवेशनल चैनल्स है वहाँ से फिर आया था, फिर उसको मैं इंडिया में लेकर के आया था। मतलब मैंने 2.5-3 साल पहले एक वीडियो बनाया था, 1 साल के लिए गायब हो जाओ, है ना। तो फिर उसके बाद यूट्यूब पर इंडिया में कई सारे लोगों ने ये बनाया और ये बहुत जगह पर फैल गई। आप देखोगे कि सबसे पहले किसका वीडियो, तो शायद 2-3 वीडियोस मिलेंगे, उन 2-3 में से आपको मेरा वीडियो मिलेगा इस कॉन्सेप्ट में। तो ये कॉन्सेप्ट था। तो कई लोग बनाएंगे कि 1 साल के लिए गायब हो जाओ, 6 महीने के लिए गायब हो जाओ, 3 महीने के लिए। मैंने बनाया कि 1 दिन के लिए गायब हो जाओ, उसको बोलते हैं 1 डे डिसअपियर मेथड। 1 दिन के लिए गायब होकर के फिर क्या करना है आपको, वो सारा कुछ मैंने उसमें बताया था। क्योंकि कई लोग 1 साल का फॉलो नहीं कर पाते, कई लोग 6 महीने का नहीं कर पाते, तो मैंने कहा 1 दिन का तो फॉलो करो। बट 1 दिन में क्या कर सकता है इंसान? बहुत कुछ कर सकता है। तो अच्छा। हाँ, मतलब लोग कहते हैं ना कि आपको बहुत कामयाब होना है तो आपको कई बार 10-10, 12-12, 15-15 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होता। आप बहुत हाई इंटेंसिटी के साथ में अगर फोकस करके काम करते हो तो दिन के 5 से 6 घंटे फोकस के साथ में भी आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। क्योंकि अब कहा क्या जाता है कि ये ना डिस्ट्रैक्शन का वर्ल्ड है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है जी। तो इसमें ग्रो करना मुश्किल होता है। जबकि ऐसा नहीं है, डिस्ट्रैक्शन का वर्ल्ड है तो इसमें ग्रो करना ईजी है। क्योंकि डिस्ट्रैक्शन का वर्ल्ड है यानी कि सब लोग डिस्ट्रैक्टेड है, तो आप डिस्ट्रैक्ट मत हो तो आप आगे निकल जाओगे। फोकस्ड रहो। हाँ, बस आप थोड़ा सा कम डिस्ट्रैक्ट हो जाओ तो आप आगे निकल जाओगे। तो ये बहुत ईजी है। आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था इसमें? मेरा ये था कि 1 दिन के लिए गायब हाँ, होकर इंसान क्या कर लेगा। मैंने कुछ चीज़ें बताई थी उसमें कि आप इन चीज़ों को ना कहो सिर्फ 1 दिन के लिए। कि आप सुबह उठते हो
तो उठकर सबसे पहले अपना सबसे इम्पोर्टेंट काम आप करो। ओके। हाँ, और उसको 3 घंटे आप हाई इंटेंसिटी के फोकस के साथ में अपना सबसे इम्पोर्टेंट काम आप करो। ये मैंने कहा था उसमें। उस वक्त कोई फ़ोन नहीं, कोई फ़ोन कॉल्स नहीं, किसी से मिलना नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं, कुछ भी नहीं, बस एक जगह बैठे हो, पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई करो, काम कर रहे हो तो सिर्फ काम करो, बस। मॉर्निंग का टाइम मैंने उनसे मांगा था। उसके बाद में दिन के बीच में 2 घंटे बाकी का अपने काम करो, फिर से एक टाइम स्लॉट निकालो और वो काम करो पूरी इंटेंसिटी के साथ में। सिर्फ एक दिन करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अगले दिन फिर से यही करो, नहीं, ये नहीं करना। अगले दिन आपका जो मन पड़े आप करना, लेकिन सिर्फ एक दिन ये चीज़ करो और आप देखो आपके अंदर कितने चेंजेस आते हैं, आप कैसा फील करते हो रात को सोने से पहले, और उस फीलिंग के लिए शायद आप दोबारा से अगले दिन फिर से वही काम करोगे। ओके। ये वहाँ से कॉन्सेप्ट आया था। तो मुझे वो बात याद आ गई जब हमारा आपको ऑफलाइन, जब मैं आपसे चैट कर रहा था मोबाइल पे, तो मैंने आपसे पूछा कि दीपक भाई किस टाइम पे पॉडकास्ट करें। तो याद है आपने कहा था yes, कि दीपक morning भाई सुबह पॉडकास्ट करेंगे। मैंने कहा भाई सुबह क्यों करेंगे? तो आपने बोला उस टाइम वी आर ऑन हाई ऑन एनर्जी होते हैं, मतलब वो शुरू का जो 2-3 घंटे होते हैं उसमें हम बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, एनर्जी हमारी हाई होती है, और शाम का अगर करेंगे तो धीरे 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 लो होने लग जाती है हमारी एनर्जी। शाम को नहीं, ऐसा होता है कि एक एनर्जी कहा जाता है ना कि टाइम को मैनेज कैसे करें। टाइम को मैनेज नहीं करना, हमें एनर्जी को मैनेज करना होता एनर्जी को मैनेज है। हाँ, टाइम तो उतना ही है, टाइम को बचा भी लिया तो क्या करोगे टाइम का, आपको एनर्जी को मैनेज करना होता है। एनर्जी का ऐसा है कि सुबह 5 बजे से तो दिन की 11 बजे तक, मतलब मॉर्निंग की 11 बजे तक आपकी एनर्जी पीक स्टेट पर होती है, ऐसा ग्राफ चलता है, और फिर वो ऐसे हो जाता है 12 बजे यहाँ पर आ जाता है। फिर 12-1 बजे से लेकर के तो शाम की 4 बजे तक जो एनर्जी आपकी वो डाउन ही रहती है। फिर आप देखो कि 4 बजे से लेकर के तो फिर रात की 8-9-10 बजे तक फिर वो ग्राफ ऊपर चढ़ता है। तो मॉर्निंग में सुबह 5 से 6 बजे से लेकर के तो 11 बजे तक आपकी एनर्जी हाई रहती है। उसके बाद में इवनिंग में आप देखोगे तो 4 या 5 बजे से लेकर के तो इवनिंग में फिर 11-12 बजे तक आपकी एनर्जी हाई रहती है। तो ये जो नून का टाइम है, इसमें आप देखोगे कि इसमें हमें सबसे ज़्यादा आलस आते हैं, है ना, हम खाना खाते हैं तो नींद आती है, एनर्जी लो होती है। तो वो यही फेज़ होता है दिन का 12 बजे से लेकर के तो 4 बजे तक। तो ये तो चलो हमने एक दिन का रूटीन फॉलो कर लिया, और जो कॉन्सेप्ट है हमारा 7 डेज वाला, 7 डेज़ वाला, 6 मंथ्स वाला। अच्छा, हम एक पूरा रोड मैप दे देते हैं लोगों को कि अगर 6 महीने का है, 3 महीने का है, तो उसमें वो क्या कर सकते हैं। पहले 7 डेज वाला बताओ। 7 डेज़ का मतलब ऐसा कोई वो नहीं है कि इसको आपके ऊपर है। मैंने 1 डे बताया तो इसको आप 7 डे फॉलो कर लो। अच्छा। 7 डे को तो चेंज हो जाएगा लाइफ में। हाँ, देखिए चेंजेस जो है ना लाइफ में असली वो आएंगे जब आप 3 महीने 4 महीने किसी चीज़ को फॉलो करोगे जी। मतलब एक दिन में खैर आएगा चेंजेस, लेकिन इतने नहीं कि आप, ऐसा नहीं हुआ कि आज आप कुछ नहीं कमा रहे हो तो आप एक ही दिन काम करके 1 लाख कमाने लग जाओगे, ऐसा नहीं होगा। वो धीरे धीरे बिल्ड होगी चीज़ें, फिर आप कम से कम कुछ अर्न करना स्टार्ट करोगे, अपने आप में आप चेंजेस देखोगे। वो चीज़ तब स्टार्ट होती है। देखिए सबसे पहली चीज़ अगर करना है आपको तो वो होगा आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। वो लोग नहीं कर पाते। तो यहाँ पर मैं 2 स्टोरी सुनाऊंगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक बार क्या होता है कि एक आदमी सड़क से जा रहा होता है और उसको दिखता है कि उसके पास में एक भिखारी होता है और एक कुत्ता होता है। वो दोनों बैठे हुए होते हैं। वो आदमी खड़ा होता है और वो देखता है कि ना कुत्ता रो रहा है, वो रो रहा है, रोए जा रहा है, बंद नहीं हो रहा है। तो उसको माइंड में क्वेश्चन आया कि अरे क्यों रो रहा होगा। तो पास में एक भिखारी था, तो उससे पूछा कि ये कुत्ता इतना रो क्यों रहा है। तो भिखारी ने कहा कि ये ना एक कील के ऊपर बैठा हुआ है, इसके नीचे कील है। अच्छा, तो यार कील पे बैठा हुआ है तो फिर यहाँ से उठ क्यों नहीं जाता, अगर इसे इतनी चुभ रही है तो उठ क्यों नहीं जाता। तो उसने कहा कि कील इसे चुभ रही है लेकिन इतनी भी नहीं चुभ रही कि यहाँ से उठ करके कहीं दूसरी जगह चला जाए। अच्छा। हाँ, एक स्टोरी और सुनाता हूँ मैं। एक बार क्या हुआ, एक ने रियल में एक्सपेरिमेंट भी किया था ये, कि एक गैस जलाया, एक तपेली रखी छोटी सी, उसमें पानी रखा और उसमें एक मेंढक को रख दिया। मेंढक को रख दिया और गैस ऑन कर दिया। धीरे धीरे पानी गर्म होता है, मतलब पहले तो मेंढक को अच्छा लगा, ठंडा पानी है, ठंडे पानी में मेंढक रहना पसंद करता है, कुएं में रहता है, तो उसे पसंद आया, खुश हुआ मेंढक काफ़ी। और गैस ऑन किया, हल्का सा पानी गर्म हुआ, तो मेंढक सोचा चलो थोड़ी ठंडक से थोड़ा गर्म हुआ पानी फिर थोड़ा और गर्म हुआ, थोड़ा और गर्म हुआ। मेंढक को है कि यहाँ से अब थोड़ा बाहर निकल जाना चाहिए, मतलब मेंढक अच्छी छलांग मार सकता है, निकल सकता है वहाँ से, लेकिन वो अपने कंफर्ट जोन में वहाँ पर बैठा रहता है। वो सोचता है कि अभी ठीक है, पानी और गर्म होता है और गर्म होता है और गर्म होता है, और एक पॉइंट पर वो मेंढक मर जाता है, वो छलांग ही नहीं मार पाता है। हमारी लाइफ में भी ऐसा होता है कि मतलब कोई अगर कुछ नहीं कर रहा है तो उसे पता है कि वो कुछ नहीं कर रहा है। हर इंसान को एक गिल्ट होती है, उसे बुरा लगता है अंदर ही अंदर, उसको लगता है कि मेरी लाइफ बर्बाद हो रही है, मेरा टाइम जा रहा है, दुनिया इतनी आगे जा रही है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। ये अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं लोगों को लगता है, और लेकिन फिर भी वो अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहते हैं, बर्बाद होते रहते हैं। तो उन्हें लगता है कि बर्बाद हो रहे हैं लेकिन इतने भी नहीं हो रहे हैं कि यहाँ से उठ करके कहीं और चले जाएं, कि कुछ बहुत बड़ा कर लें। लोग वेट करते हैं उस मोमेंट का जब वो बहुत ज़्यादा मजबूर ना हो जाए कुछ करने के लिए। मजबूर होंगे तो करना ही पड़ेगा ना,
लेकिन लोग इंतज़ार करते हैं कि कब हम बहुत ज़्यादा मजबूर हों और कब हम कुछ करें। हो सकता है कि तब तक बहुत देर हो जाए, हो सकता है कि तब तक पानी इतना गर्म हो जाए कि आप मेंढक की तरह मर ही जाओ। मेंढक ने डिसाइड किया था, लेकिन पानी अब इतना गर्म हो चुका है कि वो सहन नहीं कर पा रहा और वो मर मर ही गया। जाएगा। और ज़्यादातर लोग वेट करते करते मर ही जाते हैं। मर ही जाते हैं मतलब से इतना टाइम निकल जाता है, उनकी इतनी एज हो जाती है कि फिर वो रिस्क नहीं ले सकते उतना जितना वो कम एज में ले सकते हैं। वो एनर्जी नहीं रहती एक एज के बाद में जो पहले रहती है। तो कंफर्ट जोन का प्लीज़ प्लीज़, ये इतनी बुरी चीज़ है, इतनी बुरी चीज़ है कि कहीं का ना छोड़ेगी आपको। जितना जल्दी हो सके कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, जितना जल्दी हो सके। मैंने क्यों कहा कि जितना जल्दी हो सके? टाइम का बहुत बहुत बड़ा रोल है। अब मैं इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ, टाइम का इंपॉर्टेंट रोल क्यों है, जितना जल्दी आप स्टार्ट करते हो उतनी आपको लेवरेज क्यों मिलता है, मैं आपको बताऊँगा। उससे पहले एक चीज़ भी यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। आप लोग कहते हैं ना कि मुझ में टैलेंट नहीं है ना, मुझ में टैलेंट नहीं है, मुझ में वो बात नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। देखिए, बहुत हार्ड प्रैक्टिस से हर कोई कुछ भी कर सकता है। एक हंगेरियन चेस प्लेयर थे, लाज़लो पोलगर उनका नाम था, और वो इस चीज़ में बहुत बिलीव करते थे कि मतलब टैलेंट जो है वो हमारे जीन्स में नहीं होता है, जेनेटिकली नहीं होता है। जेनेटिकली मतलब आपके माता पिता से टैलेंट आपके जीन्स में आता तो है, लेकिन सिर्फ टैलेंट का ही रोल नहीं होता। टैलेंट हमारे जीन्स में नहीं होता, आप प्रैक्टिस के थ्रू टैलेंट जनरेट कर लेते हो। बिल्कुल। ये उस चीज़ को मानता था। उसने 400 बायोग्राफीज पढ़ी, एथलीट्स की, टॉप सक्सेसफुल पीपल्स की, सबकी 400 बायोग्राफीज पढ़ी। जी। जितनी ज़्यादा उसने बुक्स पढ़ी, हर बुक को पढ़ने के बाद में उससे रियलाइज़ होता गया कि टैलेंट जो है वो हमारे जीन्स में नहीं होता है। अब उसने पढ़ी, अब उससे दुनिया को प्रूव करनी थी ये चीज़, तो प्रूव करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो उसने डिसीजन लिया कि ये चीज़ मैं प्रूव करूँगा और अपने बच्चों पे मैं ये एक्सपेरिमेंट करूँगा कि बताऊँगा दुनिया को कि कैसे प्रैक्टिस के दम पे, सिर्फ प्रैक्टिस से ही आप क्या क्या अचीव कर सकते हो। तो ये मैं अपने बच्चों पे ये एक्सपेरिमेंट मैं करूँगा। तो बच्चे करने के लिए पहले शादी करनी होगी, तो उसने एक पहले तो लेडी को ढूंढना स्टार्ट किया। अच्छा। हाँ, तो लेडी का नाम था क्लारा। हाँ, तो उसके पास गया वो, उसने प्रपोज किया, है विल यू मैरी मी? ओह, वाई डू वांट टू मैरी मी? मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? कि मुझे ना आपके साथ जीनियस पैदा करने हैं। अच्छा। हाँ, मुझे ये एक्सपेरिमेंट करना है। तो बहुत लोगों ने तो नकारा, बहुत लड़कियों ने, लेकिन फाइनली एक लड़की क्लारा जिसका नाम था, उसने हाँ करी। ये रियल स्टोरी है पूरी। अच्छा। पूरी रियल स्टोरी, आपको सारे फैक्ट मिल जाएंगे, अभी आगे स्टोरी आप सुनना। तो उसने शादी के लिए हाँ कर दी और फिर बच्चे पैदा किए। तो उनकी 3 लड़कियाँ हुई। ठीक है। 3 लड़कियों के नाम, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, सुसान, सोफिया एंड जुदित, ये तीनों के नाम थे। ठीक है। 2-3 साल जब वो उनको अलग अलग एक्टिविटीज़ कराई गई, मतलब जब वो छोटे थे अभी उनको थोड़ी बहुत एक्टिविटी कराई गई, कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया। मतलब एग्जैक्टली मुझे नहीं पता एक्टिविटीज़, लेकिन हाँ मतलब उनको थोड़ा एक्टिव रखा गया सब चीज़ों में। फाइनली जो सबसे बड़ी लड़की थी सुसान, उसका इंटरेस्ट आया 4 साल की एज में चेस में। ओके। चेस में उसका इंटरेस्ट आया, उसने इंटरेस्ट मतलब उनको अलग अलग गेम्स वगैरह खिलाए थे, लेकिन उसका जो मेन इंटरेस्ट आया चेस में आया। 4 साल में ही चेस में उसका इंटरेस्ट दिखा। तो उसकी ट्रेनिंग कराई गई, उसे बहुत सिखाया गया, बहुत एडवांस लेवल तक उसे सिखाया गया। और खूब सीखने के बाद में उसे मतलब बहुत ट्रेनिंग उसकी कराई गई, और बहुत प्रैक्टिस के बाद में फिर वो टॉप रेटेड चेस प्लेयर रही 20 साल तक। ओके। वर्ल्ड की पहली फीमेल बनी वो। टॉप रेटेड। हाँ, सेम विथ सेकेंड डॉटर, उनकी जो दूसरी बेटी थी, उसका भी इंटरेस्ट चेस में था। तीनों लड़कियों का इंटरेस्ट चेस में ही आया क्योंकि माहौल बन गया था ना चेस का। हाँ। उसकी भी बहुत प्रैक्टिस हुई, बहुत कुछ उसने प्रैक्टिस करी, बहुत उसने भी चैम्पियनशिप हासिल करी। मतलब उसका नाम था सोफिया। उसने उसकी बड़ी बहन को भी सरपास कर दिया था इसमें। अच्छा। हाँ, उनकी जो तीसरी बेटी थी, तीसरी बेटी ने इन दोनों को सरपास कर दिया था। वो 15 की एज में, 15 साल की उम्र में वो यंगेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर बनी थी। ओके। 15 साल की उम्र में उसने 2002 में जो चेस के नंबर 1 प्लेयर थे उस टाइम पर, उनको भी मात दी थी। हाँ, ओके। और वो वर्ल्ड में नंबर 1 रही, तीनों लड़कियां उसकी। तो उसने दुनिया को ये प्रूव किया, इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट करके, अपनी पूरी लाइफ लगा करके, कि टैलेंट जो हमारे जीन्स में नहीं होता। आपको लाइफ में कुछ भी करना है, आपको टॉप नंबर 1 किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट बनना है, आप सिर्फ प्रैक्टिस के दम पर ये चीज़ कर सकते हो। बस आपकी जो प्रैक्टिस है वो अर्ली लाइफ से स्टार्ट होनी चाहिए। इसलिए मैंने कहा था कि जितना जल्दी हो सके स्टार्ट करो। आप लेट हो, इट्स ओके, लेकिन अभी भी अगर आप और लेट स्टार्ट करते हो तो और लेट होंगे। फिर आप क्या सोचोगे कि काश यार पहले ही कर देता, जब मैं सोच रहा था कि जब मैं लेट था तभी स्टार्ट कर देता, तो इतना लेट तो नहीं होता ना। बिल्कुल तो सही कह जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप स्टार्ट करो। विलियम्स सिस्टर जो कि टेनिस में चैंपियन थी, दोनों सिस्टर्स, उनकी भी अगर आप स्टोरी देखोगे तो उन्होंने भी अपनी जो प्रैक्टिस है वो 4 साल की उम्र से स्टार्ट कर दी थी। 4 साल की उम्र से
टाइगर वुड्स, जिसकी वजह से गोल्फ को एक बहुत बड़ा एक्सपोजर मिला था, व्यूअरशिप बहुत हाई गई थी सिर्फ एक प्लेयर की वजह से, टाइगर वुड्स की वजह से। उसकी जो आप ट्रेनिंग देखोगे वो हो गई थी 2 साल की उम्र से। आप कहोगे 2 साल में कैसे हो गई? ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं हुई एक तरह से। उनके पिताजी ने 2 साल की उम्र में ही उन्हें गोल्फ की किट गिफ्ट कर दी थी। उन्हें गोल्फ के कुछ वीडियोस दिखाने लग गए थे, हल्का फुल्का छोटा मोटा खेला वहीं से मतलब। तो 2 साल की उम्र से ही वहाँ से उनकी स्टार्ट हो गई थी। चाइना ओलंपिक में आप देखोगे कि हमेशा टॉप सेकेंड थर्ड पोजीशन पर ही रहता है ओलंपिक में। आप उनके बच्चों की देखोगे 4 से 5 साल में हमेशा ही उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। जितना अर्ली स्टेज से जितना आप जल्दी स्टार्ट कर दो उतना हाँ बढ़िया है। एग्जैक्टली यही है कि आप लाइफ में जितना ऊंचा उठना चाहते हो आपको उतना जल्दी स्टार्ट करना पड़ेगा। मैंने भी अपनी जर्नी जो है वो 16 की एज में स्टार्ट की थी। हाँ, भले कहेंगे लोग कि 22 में पैसा कुछ नहीं कमा पाते, कुछ कमा लेते मेरे जैसे, तो हमने जर्नी भी कब स्टार्ट की वो भी तो आप देखो, है ना। तो कोई जल्दी सफल हो रहा है तो इसका मतलब है कि उसने जल्दी स्टार्ट किया है। अगर आप आज स्टार्ट करते हो तो ये रिग्रेट तो नहीं रहेगा कि कम से कम आज तो स्टार्ट कर दिया, वरना आज भी नहीं करोगे तो और लेट होगे। जितना लेट होगे उतने ज़्यादा पछताओगे और उतना कुछ खोदोगे आप इस दुनिया में। लेकिन माइंडसेट ये रहता है लोगों का कि जैसे हमारे माँ बाप भी कई लोग की कहते हैं कि पैसे के पीछे मत भागो, मतलब कि पैसा मत कमाओ। कि कहते हैं कि अगर ये पैसा कमाने की सोचो तो ये लालची हो गया। हाँ, हाँ। एक इस तरह का भी माइंडसेट है जिसकी वजह से लोग कर नहीं पाते कुछ भी। नहीं नहीं, ये ये गिरा हुआ माइंडसेट है। मतलब हमारे मैं भी जहाँ पर रहता हूँ वहाँ पर भी ये लोगों का होता है। पैसों को ना एक गलत नज़र से देखा जाता है। वो होता ये है कि लोग ना आपके जैसा बनना चाहते हैं और जब बन नहीं पाते हैं तो फिर ये बहाना बनाते हैं कि यही गलत कर रहा है। ऐसा होता है। आप देखो, जो भी आपको कुछ भी कह रहा है समझ लो कि वो आपके जैसा बनना चाहता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। आप कोई गरीब को ये नहीं बोलेगा कि लालच है इसके अंदर, ये पैसे नहीं, कोई गरीब को नहीं बोलेगा। अमीर को ही ये देखोगे कि आपके अमीर को ही ये बोला जाता है कि लालची है, ये पैसा कमाते हैं, पैसा कमाना गलत बात है, ये बुरी बात है। बस लोग अमीर हर कोई बनना चाहता है, टोंक भी लोग अमीर को ही करते हैं। तो बस आप ये समझ लो कि लोग ना आपके जैसा बनना चाहते हैं, इसलिए आपको टोंकते हैं। ओके, और वो 6 महीने की जो ट्रांसफॉर्मेशन की हम बात कर रहे थे। एग्जैक्टली 6 महीने में सबसे पहली चीज़ तो यही है कि आप अपने कंफर्ट जोन से पहले तो बाहर निकलो। उस चीज़ का वेट मत करो कि कोई कील आपके अंदर बिल्कुल बहुत तेज़ी से घुसेगी और फिर आप उठ करके भागोगे, उसका वेट मत करो। उसका वेट मत करो कि पानी बहुत ज़्यादा गर्म होगा, आप उछाल मारोगे या फिर बाहर से आपसे काम करवाया जाए, उसका वेट मत करो। आप जिस भी कंडीशन में हो लाइफ की, आप जो भी करना चाहते हो अपनी लाइफ में वो स्टार्ट करो। स्टार्ट किए बिना आप अपने ऊपर खूब काम कर लो कि आप जिम जा रहे हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप बुक्स पढ़ रहे हो, लेकिन आपको यही पता नहीं कि मुझे लाइफ में क्या करना है, मेरा मेन गोल क्या है। तो ये चीज़ें किसी काम नहीं आती है, काम आती है लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि मतलब मेन जो रेवेन्यू सोर्स है मेरा वो क्या होगा फ्यूचर में, मेरा पर्पस क्या है, मेरा गोल क्या है, अगर आपको ये नहीं पता तो फिर बाकी सारी चीज़ें किसी काम की नहीं होती है। तो नंबर 1 चीज़ यही है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, ये फाइंड आउट करो कि आपको लाइफ में क्या करना है। क्वेश्चन करते रहो, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते रहो, अच्छे लोगों के साथ काम करो, उनके साथ बैठो, उनके साथ बातें करो। एनवायरनमेंट का बहुत इफेक्ट पड़ता है। आप कोयले की खदान में चले जाओ, आप टच मत करना किसी चीज़ को, बिल्कुल टच नहीं करना, आप काले होकर के लौटोगे। आपने तो टच नहीं किया था ना, फिर आप काले कैसे हो गए? उसको कहते हैं एनवायरनमेंट का इफेक्ट। आप परफ्यूम की शॉप में चले जाओ, परफ्यूम लगाना नहीं है, जब रिटर्न आओगे तो आप एकदम सुगंधित होकर के लौटोगे। इसको कहते हैं लॉ ऑफ एनवायरनमेंट। बकरी, अब बकरी तो बकरी है, कश्मीर की बकरी बहुत ही घने बाल वाली, बहुत ही आप देखोगे कि पूरे बालों से लथपथ होती है जी। एनवायरनमेंट की वजह से, क्योंकि ठंड से बचने के लिए बाल चाहिए। राजस्थान की बकरी गंजी होती है क्योंकि गर्मी है वहाँ पर, तो वहाँ बालों की ज़रूरत है ही नहीं। तो वो क्या है? एनवायरनमेंट का इफेक्ट है। एनवायरनमेंट ऐसी चीज़ है, आप देखोगे कि जिराफ की गर्दन है टाइम के साथ में बड़ी हुई है क्योंकि पत्ते खाने के लिए उनको थोड़ा ऊंचा गर्दन चाहिए थी, तो इस वजह से वो इवॉल्व होकर के उनकी गर्दन ऊंची हुई है। तो ये तक हो सकता है एनवायरनमेंट से। आप सोच नहीं सकते एनवायरनमेंट का आपके ऊपर कितना इफेक्ट पड़ता है। कहते हैं ना कि आप अपने 5 लोगों का एवरेज होते हो, 5 लोगों का एवरेज होते हो आप। मतलब चाहो ना चाहो उनका इम्पैक्ट आप पर पड़ता ही पड़ता है, अच्छे वे में भी बुरे वे में भी। भले उसको पता नहीं, आपको पता नहीं है कि अगर मैं अच्छे लोगों के साथ में हूँ तो मान लो कि आप 5 अच्छे लोगों के साथ में कहीं पर गए, आप घूम करके आए, हमने कहा, आप उनके साथ खूब बातें की, आप आकर के सोचोगे कि यार मैंने क्या सीखा, तो आप ब्लैंक हो जाओगे, कुछ सीखा ही नहीं मैंने तो, टाइम वेस्ट नहीं, आपने बहुत कुछ सीखा। सबकॉन्शियसली आपने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा। उनकी आदतें, उनका बिहेवियर, उनका माइंडसेट, सारी चीज़ें आपके अंदर आती है। तो एनवायरनमेंट को आपको चेंज करना पड़ेगा। आप मतलब मैं एनवायरनमेंट से मेरा मतलब ये नहीं कि आपके अपने फ्रेंड्स चेंज कर दो, अपने आसपास के लोगों को चेंज कर दो, वो तो एक एनवायरनमेंट है ही सही। आज की डेट में हमारा सबसे बड़ा एनवायरनमेंट है हमारा मोबाइल फ़ोन। सबसे ज़्यादा हम कंटेंट कहाँ से कंज्यूम करते हैं? फ़ोन से करते हैं। मतलब बाहर की दुनिया से ज़्यादा तो आजकल हम फ़ोन की दुनिया में रहते हैं। तो हमारा एनवायरनमेंट है हमारा फ़ोन। हम क्या गार्बेज अपने माइंड में डाल रहे हैं। देखिए ऐसा होता है कि आज तक आपने जो भी सोचा है, मतलब होता है ना कि जो हम सोचते हैं वही हम करते हैं,
जो हम करते हैं वही हम बनते हैं, Yes, right. है ना। तो जो भी हम बनेंगे कैसे, जब हम करेंगे कैसे, जब हम कुछ सोचेंगे। तो सोच, आपने आज तक जितना भी कुछ सोचा है वो 3 चीज़ों की वजह से सोचा है। आपने जो देखा है, आपने जो सुना है, right. आपने जो पढ़ा है। अब कुछ ऐसा मुझे सोच करके बताओ जो कि ना तो आपने आज तक देखा है, ना सुना है, ना पढ़ा है। कुछ ऐसा सोचो जो ना कभी देखा है, ना कभी सुना है, ना कभी सुना पढ़ा है, है। ना कभी पढ़ा है। हाँ, उसके बारे में कुछ इमेजिनेशन बनाओ, इसी कुछ। ये पढ़ा है, भूत के बारे में नहीं, काफी पढ़ा है। पढ़ा ये जो भी पढ़ा है सिर्फ आप वही सोच सकते हो। जो हाँ। सुना है, जो देखा है, आप सिर्फ उसी के बारे में सोच सकते हो, और उसी के बारे में ज़्यादा सोचोगे जो आप ज़्यादा देखोगे। ओके। हाँ, तो थॉट्स, कहते हैं ना कि थॉट्स को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। कोई कहता है कि मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, तो वो हमें फुद्दू बना रहा है, या फिर वो भगवान है। भगवान हो नहीं सकता, मतलब हमें फुद्दू बना रहा है। तो थॉट्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। कंट्रोल कर सकते हो तो सिर्फ इन 3 इनपुट को। आप क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, और क्या पढ़ रहे हो। इन 3 के अलावा और कोई सोर्स नहीं है और कोई चीज़ नहीं है जिसकी वजह से हमारे थॉट्स क्रिएट होते हैं। बिल्कुल। यानी कि विचारों को अगर आप बदलना चाहते हो, थॉट्स को चेंज करना चाहते हो, तो आपको इन 3 चीज़ों पे काम करना होगा। इन 3 चीज़ों को सिंपली आप बदल दो। जैसे ही आप इन 3 चीज़ों को बदलोगे, आपकी लाइफ में मिरेकल्स हो जाएंगे। आपको एक्शन भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। मतलब कहा जाता है कि सोच भले हमारे कंट्रोल में ना हो, थॉट्स ना हो, लेकिन एक्शन तो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। वो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे थॉट्स ही हमारे एक्शन को चला रहे होते हैं। हम गलत देखते हैं, गलत पढ़ते हैं, गलत सुनते हैं, जिसकी वजह से हम गलत सोचते हैं, फिर हम गलत करते हैं। करना कोई नहीं चाहता, गलत कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने कुछ गलत देखा है, गलत सुना है। तो अगर आपने आज तक कुछ गलत देखा है, गलत पढ़ा है, गलत सुना है, जिसकी वजह से आपने गलत सोचा है, जिसकी वजह से आपने गलत किया है, जिसकी वजह से आप गलत बन गए हो, तो आज से ही आप कुछ अच्छा देखना स्टार्ट कीजिए, अच्छा सुनना स्टार्ट कीजिए, अच्छा पढ़ना स्टार्ट कीजिए, जिसकी वजह से आप अच्छा सोचोगे, अच्छा करोगे, और फिर आप अच्छा बन जाओगे। तो ये 3 इनपुट को चेंज करके फिर आप अपनी पूरी जो प्रोसेस है इसको आप चेंज कर देते हो। तो इसे हम कहते हैं एनवायरनमेंट का नियम। आपको अपना एनवायरनमेंट चेंज करना पड़ेगा, बाहर का भी और अपने ऑनलाइन भी। अंदर का मतलब अंदर का तो है ही सही, लेकिन ऑनलाइन, ऑफलाइन एनवायरनमेंट और ऑनलाइन एनवायरनमेंट। आपके फ्रेंड्स, उनको एक सेकंड पॉइंट पर मैं आऊँगा, लेकिन आपका बाहर का एनवायरनमेंट, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, रिश्तेदार, या फिर जो भी लोग हैं जो कि आपका दिमाग ख़राब करते हैं, कचरा आपके दिमाग में डालते हैं, आपको लगता है कि ये मेरे किसी काम नहीं आ रहे हैं, मेरा बहुत टाइम कंज्यूम करते हैं, बिना मतलब टाइम कंज्यूम करते हैं, उन पे कहीं ना कहीं लिमिट लगानी होगी। नहीं लगाओगे लिमिट तो लाइफ आप पर लिमिट लगा देगी कि भाई तो इससे आगे नहीं बढ़ सकता। तो वहाँ लिमिट लगाओ। और फिर ऑनलाइन क्या आप कंज्यूम कर रहे हो। अब ये भी है कि लोग ना इंस्टाग्राम को दोष देंगे, यूट्यूब को दोष देंगे कि इनका एल्गोरिथम ऐसा है, हमें एडिक्टेड बना रखा है, ऐसा वैसा। इंस्टाग्राम आपको वही दिखाता है, यूट्यूब आपको वही दिखाता है जो कि आप देखना चाहते हो। बिल्कुल। तो गलती किसकी हुई, आपकी हुई या फिर उन प्लेटफॉर्म्स की हुई जो कि आपको एडिक्टेड बनाना चाहते हैं? हमारी हुई ना, हमारी हुई ना। हम क्या देखना चाहते हैं, ये बुरी चीज़ नहीं है। मतलब 5 घंटे अगर फ़ोन पे हम दे रहे हैं तो कोई गलत चीज़ नहीं है। अगर हम सीखने के लिए दे रहे हैं, तो कुछ नया क्रिएट करने के लिए, कुछ नया बनने के लिए अगर हम देख रहे हैं, तो वो एनवायरनमेंट आपको चेंज करना पड़ेगा। तो पहली चीज़ तो यही है कि आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, ये फाइंड आउट करो कि मुझे लाइफ में क्या करना है, अपना पर्पस, अपना गोल, अपना काम पहले आप देखो। उसके बाद में फिर अपना एनवायरनमेंट आपको चेंज करना पड़ेगा। एनवायरनमेंट चेंज किए बिना आप कुछ नहीं कर सकते। भले आपका पर्पस भी होगा ना, तो वो भी आप मार दोगे, अपने पर्पस को, अपने सपने को मार दोगे, अगर आपने अपना एनवायरनमेंट चेंज नहीं किया। तो जब आप ये तीनों चीज़ें कर लो, उसके बाद में एक चीज़ मैंने कहा था, यूनिट विटामिन एन। आपने ABCD ENK का नाम सुना होगा, विटामिन एन का नाम आपने नहीं सुना होगा, जिसकी बहुत ज़्यादा नीड आज की डेट में, जिसे हम कहते हैं लर्न टू से नो। ओके। या ये बाकी विटामिन आपकी बॉडी के लिए अच्छे हैं, ये विटामिन आपकी लाइफ के लिए अच्छा है। एग्जैक्टली। आपको ना कहना सीखना पड़ेगा हर उस चीज़ को, हर उन लोगों को जो कि आपका टाइम ख़राब करते हैं, जो कि आपकी लाइफ ख़राब करते हैं। खैर, ये तो बाहर की चीज़ें होती है जो हमें बर्बाद करती है, उनको ना कहना मुश्किल होता है, लेकिन और भी ज़्यादा मुश्किल होता है खुद को ना कहना, जब हम खुद गलत जगहों पर जा रहे होते हैं। अपने आप से कहो नो, प्लीज़ डोंट गो, प्लीज़ डू नॉट वेस्ट योर टाइम। हाँ, मैं किसी महान चीज़ के लिए बनाऊँ, प्लीज़ डोंट वेस्ट माई टाइम। खुद से ही कहो प्लीज़ डोंट वेस्ट माई टाइम। खुद से बार बार कहो डोंट वेस्ट माई टाइम। खुद, दूसरों को ना कहना मुश्किल है, लेकिन खुद को ना कहना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हम वो हर चीज़ करते हैं जो कि हमारे गोल से बाहर होती है, जो कि हमें डिस्ट्रैक्ट करती है। वहाँ पर हमें विटामिन एन की नीड होगी। दुनिया की कोई मेडिसिन आपको विटामिन एन नहीं दे सकती। बाकी विटामिन मिल जाएंगे, एन नहीं मिलेगा।
लेकिन दीपक भाई ये कहते हैं ना कि यार मेरा मन कर रहा है कि मैं ये कर लूँ, मेरा मन कर रहा है कि मैं ये कर लूँ, तो इसकी वजह से लोग ना मन के गुलाम हो जाते हैं। एग्जैक्टली मन जो कह रहा है आप करते जाइए, फिर एक टाइम बाद वो कहते हैं ना कि अभी आप ज़िंदगी के मज़े ले रहे हो, मन की बातें सुन रहे हो, जितने मज़े लेने हैं ले लो ज़िंदगी के, लेकिन जब ज़िंदगी आपके मज़े लेना शुरू करेगी तब फिर आपकी रगड़ करके पिटाई होगी। और जब ज़िंदगी मज़े लेना शुरू करेगी ना, आप कहीं कहीं ना रहोगे, आप रोते रोते फिरोगे, आपको कोई नहीं मिलेगा। तो ये मन के पीछे नहीं भागना। गीता में भी आप देखोगे तो मन को सबसे बड़ा दुश्मन बताया गया है, मन यानी कि हमारी इंद्रियां। अच्छा, इस पर भी अगर हम बात करें, भगवद गीता का एक श्लोक है, आई एम सो सॉरी, मैं मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन कुरंग मातंग पतंग और इस तरह से कुछ श्लोक है, आप स्क्रीन पर लगा सकते हो, मैं आपको शेयर कर दूंगा वो श्लोक है। और भगवद गीता में बताया गया है कि किस तरह से इंद्रियां ना सिर्फ मनुष्य को बल्कि हर जानवर को मारती है। हम कहते हैं ना, आपने सुना होगा इंद्रियों के बारे में कि मनुष्य की 5 इंद्रियां होती है और वो 5 इंद्रियां ही उसे अगर वो कंट्रोल कर ले उसके विनाश का कारण बनती है। इंद्रियां ही विनाश का कारण बनती है। इंसानों की तो बात बहुत हो जाती है, आप जानवरों में भी देखोगे ना तो वही उनकी मृत्यु का कारण बनती है। 5 इंद्रियां होती है, हम 5 इंद्रियों का एक एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं। स्किन का एग्जाम्पल हम हमारे से ले सकते हैं। स्किन यानी कि टच, इसको हम लस्ट से कनेक्ट करते हैं ह्यूमन में। तो ये हमें बर्बाद करती है, लस्ट। एक होती है हमारी आँख, ये भी इंद्रिय है। आँख, नाक, मुंह और एक त्वचा। और क्या इंद्रिय मिस करिए हमें? आँख, नाक, कान, मुंह, त्वचा, 5 इंद्रियां हो गई। आँखों की अगर हम बात करें तो पहले हम नाक की बात करते हैं। नाक की ये इंद्रिय, सुगंध। भंवरा क्या करता है? फूलों का जो रस होता है उस सुगंध उसको आती है, वो सुगंध उस इंद्रिय के चक्कर में फंसता है, इंद्रियों से भटकाती है, वो जाता है फूल के पास में, फूलों का रस लेता है और कई बार फूलों से जकड़ लेते हैं और वो भंवरा वहीं पर मर जाता है। उसकी मृत्यु का कारण बना उसकी इंद्री। इसी तरह से कान होते हैं। कान, हिरण को ना एक साउंड सुनाया जाता है, एक साउंड सुनाया जाता है शिकार करने के लिए। हिरण जो है वो आता है और उस साउंड के पास में उसको वहाँ पर उसका शिकार कर दिया जाता है, उसकी मृत्यु का कारण बनी उसकी इंद्री। हाथी को हथीनी दिखाई जाती है, त्वचा यहाँ पर फिर से आती है लस्ट टाइप, वो हथीनी के पीछे भागता है और उसे गड्ढे में गिरा दिया जाता है, उसकी मृत्यु का कारण कौन बनी? उसकी इंद्री, त्वचा। इसी तरह से आँखों का आप देखोगे, जो आपने देखा होगा कि कहीं पे लाइट चलती है तो उसके पास आसपास कीड़े वगैरह आ जाते हैं, है ना, तो वो उनको प्रकाश दिखता है तो प्रकाश से आकर्षित होते हैं। जहां आप आकर्षण आ गया, आकर्षण ही इंद्री। त्वचा से आकर्षण है इंद्री, इंद्री यहाँ आकर्षण है, यहाँ आकर्षण है, यहाँ आकर्षण है, हर जगह पे आकर्षण है, तो वो हर जगह इंद्री आती है। तो जहां पर आकर्षण है वहां इंद्री है, तो उसको प्रकाश ने आकर्षित किया कीड़े को, कीड़ा जाएगा लाइट के पास में और गर्मी की वजह से वो, आपने देखा होगा कीड़े फिर कई बार मर जाते हैं, तो उसको भी किसने मारा? उसकी इंद्री ने। जहां आप आकर्षित होते हो अपनी इंद्री की वजह से होते हो और वो आपके विनाश का कारण बनती है। मुंह की बात करें तो हम इंसानों में देख लो, हम मुंह से कुछ बोलते हैं, उसने सुना, आपने अच्छा बोला तो अच्छा हुआ, गलत बोला तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो हर इंद्री बर्बाद करने के लिए ही बनती है। अब यहाँ पर तो मैंने अलग अलग जानवरों के एग्जाम्पल दिए और हर जानवर की ये बताया कि उसकी एक इंद्री ने उसको बर्बाद किया। मनुष्यों का दुर्भाग्य ये है कि मनुष्यों की हर इंद्री उसको बर्बाद कर सकती है। आप आंखों से कुछ गलत देखोगे तो गलत सोचोगे, गलत कर जाओगे, गलत सुनोगे तो कर जाओगे, गलत बोलोगे तो भी आप बर्बाद हो जाओगे। जिसका रिसेंटली एग्जाम्पल आया रणवीर अलाहाबादिया का। क्या किया? सिर्फ कुछ बोला और पूरा पासा पलट गया जी। सालों से जो इमेज बनाई हुई थी सब पर एकदम से पानी फिर गया। इतनी हेट, इतना क्रिटिसिज्म, इतने केसेस। अभी कल ही सुप्रीम कोर्ट के एक लॉयर के साथ मैंने पॉडकास्ट किया तो उन्होंने बताया कि उनको क्या क्या हियरिंग हुई उसमें। अभी वो वीडियो अपलोड नहीं कर सकते जब तक कोर्ट उनको आदेश ना दे। अभी और कोई एफआईआर नहीं होगी, लेकिन जो है वो भी चलेगी कुछ टाइम तक, उन पर फाइनल अभी हियरिंग होना बाकी है, तब वो कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सकते। क्या इमेज बनी है अब? क्या वो ग्रोथ जो चल रही थी क्या वो चल पाएगी? कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। ज़्यादा चांसेस है कि नहीं चल पाएगी। ये अगर ये पीआर भी है, जिसे हम पीआर कहते हैं कि ये पीआर चल रहा है, अगर ऐसा कुछ एक्टिविटी भी है तो ये बहुत नेगेटिव पीआर है और लॉन्ग टर्म में ये बर्बाद करके छोड़ती है ये, क्योंकि हमारी जो इमेज है वो बहुत अच्छी बनी हुई थी, अब वो बहुत पूरी तरह ख़राब हो गई सिर्फ एक इंद्री की वजह से। तो इंद्रियां ही इंसान को बर्बाद करती है, खुद की इंद्रियां। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियों को वश में करो, स्वयं ही उसके वश में ना हो जाओ, है ना। वायु के झोंके नाव को भटका देते हैं, उसी तरीके से इंद्री मन को भटका देती है और मन के भटकने से बुद्धि भटक जाती है और बुद्धि के भटकने से इंसान का सर्वनाश हो जाता है। हमारे ग्रंथों में सब कुछ लिखा हुआ है, लोग फॉलो नहीं करते हैं, पर ये इंद्रियां ही मन को कंट्रोल करती है, मन से बुद्धि और बुद्धि से फिर आपकी पूरी लाइफ।
तो सोच समझ कर बोलो, सोच समझ कर कुछ देखो, सोच समझ कर कुछ सुनो। और लस्ट तो फिर स्किन की बात आई जाती है, तो ये सारी चीज़ें आपको कभी भी तबाह कर सकती है। तो थोड़ा सा प्लीज़ सोच समझ कर आप आगे बढ़ें। ये हो गया। इसके बाद में विटामिन एन आपने ले लिया। अब ये एन विटामिन कहाँ से आएगा? ये कहीं से नहीं आएगा, ये आएगा आपके पर्पस की इंटेंसिटी से। बिल्कुल। कि आपके पर्पस की इंटेंसिटी कितनी है। देखिए विटामिन एन जो है ना, ये डिस्ट्रैक्शन को हम कह सकते हैं कि ये डिस्ट्रैक्शन एक तरह से, मतलब लोग भी डिस्ट्रैक्शन है, चीज़ें भी डिस्ट्रैक्शन है, फ़ोन भी डिस्ट्रैक्शन है, रील्स भी आपके लिए डिस्ट्रैक्शन है, अगर आपके वो गोल से कनेक्ट नहीं होती है तो ये सारी चीज़ों को आपको विटामिन एन लेकर के इनको नो कहना पड़ेगा, ना कहना पड़ेगा और करना पड़ ही नहीं रहा है। इसमें अलग अलग अंतर होता है। जब आपके पर्पस की इंटेंसिटी बहुत हाई होती है तो फिर कई बार चीज़ों को ना कहना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली हम खुद ही आराम से मन ही नहीं करता करने का, है ना। जब बहुत हाई हमारा पर्पस की इंटेंसिटी होती है ना, तो आप देखोगे कई सारे लोगों को वो बिल्कुल फोकस्ड होते हैं, उनका पर्पस की इंटेंसिटी बहुत हाई होती है। तो उनका मन, अरे क्या है, ये आएगा अंदर से, ये नहीं कि थोड़ी देर चला लेता हूँ, ये अलग चीज़ है, और क्या है, छोड़ो नहीं चलाना, ये आना चाहिए आपके अंदर से। ये जब आएगा तब समझना कि आप सही डायरेक्शन में हो, आपने सही गोल चूज़ किया है। इसके बाद में एक एटीट्यूड होता है, कम व्हाट में, चाहे कुछ भी हो जाए। ये एटीट्यूड आपको लेकर के चलना है, कम व्हाट में, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके। हाँ, ये एटीट्यूड आपके अंदर होना ही चाहिए। कुछ भी हो, अगर मैंने 3 महीने का एक पूरा, मुझे लाइफ चेंज करनी है, मुझे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, तो ये जो मैंने स्टेप्स बताई ये तो आपको करना ही है। इसके बाद में आप कुछ भी चूज़ करोगे, कुछ आगे बढ़, कंफर्ट जोन से जब बाहर निकलोगे, तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का मतलब ही क्या है? उस जोन से बाहर निकलना जहाँ पर मुश्किलें ही मुश्किलें हैं। इसलिए तो हम वहाँ पर जाते नहीं है। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के बाद में बहुत मुश्किलें आएगी आपकी लाइफ में, तो उन मुश्किलों को टैकल करने के लिए ये एटीट्यूड होना ही चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ये काम करना है तो मैं ये काम करूँगा। भले मुझे बाहर जाना पड़ रहा है तो बाहर जाने के बाद में फिर ये आकर के मैं ये चीज़ करूँगा। कोई मेरा टाइम मांग रहा है तो उसे ना कहूँगा, या फिर उसको टाइम देने के बाद में मैं फिर से वो काम करूँगा, लेकिन मुझे करना है तो करना है। ये एटीट्यूड नहीं आएगा तो फिर आप कितने ही पर्पस बना लो, गोल्स बना लो, एनवायरनमेंट चेंज कर लो, सब कुछ कर लो, हाँ, फिर सारी चीज़ बेकार चली जाएगी। तो ये एटीट्यूड होना ही चाहिए हर किसी में। चाहे कुछ भी हो जाए, अगर मुझे ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, ये काम करना है तो करना है, कर लो, अदरवाइज कोई और करके चला जाएगा और आप पड़े पड़े रह जाओगे। भाई जनवरी फरवरी 2025 का ऑलमोस्ट निकल चुका है। हाँ, 2 महीने हम निकाल चुके हैं। 16 to 70%, 17% हमारा ये निकल चुका है साल। निकल चुका थोड़े दिन में 20% निकल जाएगा, यानी कि 1/5। फिर अगेन हमने क्या किया लाइफ में, फिर हम देखेंगे कि ये साल भी निकल गया। अब तो लोगों के अंदर पता ये आ चुका है कि हम हर साल ही कुछ गोल्स बनाते हैं, प्लान्स बनाते हैं, और पूरे नहीं होते हैं। तो अब तो लोगों ने प्लान बनाना भी छोड़ दिए हैं। पहले 1 महीने तो मेहनत करते थे, 10 दिन तो करते थे, अब तो वो भी नहीं करते लोग। पता ही कुछ होने वाला तो है नहीं, तो लोगों ने वो भी बंद कर दिया है। इस साल मैंने क्या था, मैंने तो दिसंबर से ही काम करना स्टार्ट कर दिया था। दिसंबर से ही मैं एक अलग मोड में चला गया था। तो मेरा कोई न्यू ईयर का वो प्लान वगैरह नहीं था। अच्छा। मुझे पता है कि वो जो होना है वो तो पहले से भी हो सकता है, बाद में ऐसा कुछ स्पेशल है ही नहीं जो आप कर रहे हो। लोग कहते हैं कि यार मैं कल से स्टार्ट करूंगा, मंडे से स्टार्ट करूंगा, 1 तारीख से स्टार्ट करूंगा। मैं पूछता हूँ कि उस दिन ऐसा क्या स्पेशल होगा? उस दिन तेरे अंदर ऐसी कौन सी एनर्जी आ जाएगी जो तू उस दिन काम करेगा? कल तो खुद भी कल के इंतज़ार में होता है ना। तो आप कल के इंतज़ार में ना रहो। न्यू ईयर का रेजोल्यूशन, नए साल का 2025 का, ये ना रखो। जहाँ पर भी हो, जिस भी वक्त आप ये सुन रहे हो, उसी वक्त स्टार्ट कर दो। तो आप उन लोगों से आगे निकलोगे जो कि ये सोचते हैं कि मंडे से, नए साल से, 1 तारीख से, फिर आप उनसे आगे निकल जाते हो ऐसे में। बिल्कुल। या और ऐसा कई बार कहते हैं लोग कि सब कुछ मोह माया है, क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे। बट मेरा मानना इसमें कुछ अलग है दीपक भाई। इसके अंदर आप बेशक लाइफ में लेकर तो कुछ नहीं आते, लेकिन आप लाइफ से जाते हो तो लेकर बहुत कुछ जाते हो। एग्जाम्पल, और देकर भी बहुत कुछ देकर कुछ जाते हो। जैसे मैं बड़े बड़े नाम अगर लूँ, APJ अब्दुल कलाम साहब, चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी, हम क्यों याद कर रहे हैं इन लोगों को? बेशक वो लेकर कुछ नहीं आए थे, लेकिन लेकर तो गए हैं ना, और देकर भी बहुत कुछ, और देकर भी दे गए हैं। मेरे को ये इंसिडेंट इसलिए याद आई, ये बात मेरे को क्यों याद आई, क्योंकि अभी एक रिसेंटली हमारे परिवार में एक लड़की थी, और वो उसकी एज थी 32 साल की, नाम तो मैं नहीं लूँगा उसका। तो वो BSF जवान थी, और उसको बिकॉज ऑफ डिप्रेशन और एनजाइटी उसको हार्ट अटैक आ गया। ठीक है, तो उसकी एक छोटी सी बच्ची थी, और वो शी वॉज ना, मतलब सडन उसकी डेथ हो जाती है। आप जान के हैरान होंगे, 32 साल, एक गाँव में, शामली के अराउंड उनका गाँव है। जब मैं वहाँ गया ना, उस 32 साल की जो लड़की थी जो एक्सपायर हुई, जवान BSF की, वहाँ पर बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े मतलब पूरी आर्मी ऑफिसर्स उसको श्रद्धांजलि देने के लिए खड़े हुए थे। मतलब मैं इस चीज़ को इससे कनेक्ट कर पा रहा हूँ, क्योंकि आप लेकर तो कुछ नहीं आएंगे, लेकिन वो 32 साल की उम्र में गई, तो ऐसा नाम दे के गई कि यार
इतनी भीड़ आपके साथ चली, मतलब राइट। तो ये इंसिडेंट मुझे याद आ गया एकदम से। लोग कहते हैं ना कि ज़िंदगी सिर्फ एक ही बार मिलती है, ऐसा नहीं होता है। ज़िंदगी हर रोज़ मिलती है। हर रोज़ जब आप सुबह उठते हो तो आपके पास में एक नई ज़िंदगी होती है। नई शुरुआत करने के लिए हर बार एक नया दिन आपको मिलता है, तो इसके लिए आप ग्रेटफुल रहो। और इतनी बड़ी ज़िंदगी है, छोटी ज़िंदगी नहीं, बहुत बड़ी ज़िंदगी है। छोटी ज़िंदगी में कई बार लोग डर जाते हैं कि छोटी ज़िंदगी है, कब मर जाएंगे पता नहीं चलेगा। ठीक है, उसके लिए रेडी रहना चाहिए, लेकिन हर रोज़ आपको एक नई ज़िंदगी मिलती है। हर रोज़ एक 24 घंटे की नई ज़िंदगी मिलती है, जिसमें आप जो चाहो वो कर सकते हो, जितना खुश रहना चाहो उतना खुश रह सकते हो आप। सारी चॉइस आपके पास में। तो हर दिन एक नई ज़िंदगी मिलती है। ज़िंदगी का ये नहीं कि आपको एक ही बार मिली है तो क्या नहीं कर पाएंगे, क्या नहीं कर, सब कुछ करो। 2025 हमारे, जैसे हम जिक्र कर रहे थे कि 2-4 महीने निकल चुके हैं, अगर सक्सेसफुल बनना है, जैसे हम पहले भी कर रहे थे, तो उसके बारे में क्या बताओगे? सक्सेसफुल बनने के लिए 2025 पूरा ऑलमोस्ट मतलब 80% तो पड़ा हुआ है ना? हाँ 80% पड़ा हुआ है बिल्कुल। अभी तो मतलब 80% भी बहुत है। मैं तो कहता हूँ कि आप सिर्फ 3 महीने भी बहुत कुछ करते हो ना, मैंने जो बताया ये, तो बहुत कुछ आप कर सकते हो अपने काम में। मतलब किसी फील्ड में आना चाहता है तो उसमें वो 6 से 7 महीने जब प्रैक्टिकली उसमें उतरता है ना, तो वो सब कुछ सीख जाता है, मेरा ये मानना है। आप देखो कि आपको मेडिकल का बिल्कुल नॉलेज नहीं है, आप मेडिकल पे बैठ जाओ, 4-5 महीने बाद ही आप सब सीख जाओगे। जब यूट्यूब की भी हम बात करते हैं, यूट्यूब भी एक बहुत ब्रॉड चीज़ होती है, इतनी आसान नहीं होती एक तरह से, लेकिन जब कंटिन्यूसली मेहनत करते हो तो 6 से 7 महीने बाद आपको फील आने लग जाती है कि हाँ मैं कंटेंट क्रिएटर बन गया हूँ। तो 1 साल तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। आप 4 से 5 महीने 6 महीने में भी किसी भी चीज़ में बहुत अच्छा बन सकते हो, अगर आप बहुत हाई इंटेंसिटी का फोकस डेवलप करके उसमें उतरते हो, उसमें काम करते हो। तो मैं यही कहूँगा कि टाइम तो बचा हुआ है अभी, और सबसे पहली चीज़ तो यही कि आपको फाइंड करना पड़ेगा आपको लाइफ में करना क्या है। अदरवाइज इधर उधर हाथ पैर मारते रहोगे तो फिर मतलब क्या निकला उन चीज़ों का। पहली चीज़ यही कि आप फाइंड आउट करो कि आपको लाइफ में करना क्या है। जब फाइंड आउट कर लो तो फिर उस पर काम करो। सिंपल चीज़ें होती है। आप इधर भटकोगे उधर भटकोगे तो ऐसा होता है कि ये एक दलदल है और आप उस दलदल में हाथ पैर मारे जा रहे हो। मैं ये भी कहता हूँ कि स्टॉप मेंटल मास्टरबेशन। ये क्या है? ये चीज़ में लोगों को ऐड मेंटल मास्टरबेशन क्या? हाँ, मेंटल मास्टरबेशन यानी कि हम अपने दिमाग को बिना मतलब कि बार बार इन्फॉर्मेशन देते जा रहे हैं। हम बार बार इंतज़ार में हैं कि कुछ और नया जान लूँ फिर मैं स्टार्ट करूँगा, कुछ और नया जान लूँ, कुछ और नया पढ़ लूँ, कुछ और नया सीख लूँ, फिर मैं स्टार्ट करूँगा। और बिना मतलब की इन्फॉर्मेशन आप अपने आप को देते जा रहे हो, बार बार कंटेंट कंज्यूम करते जा रहे हो। इसको हम कहते हैं मेंटल मास्टरबेशन। और ये बहुत हानिकारक है हमारे ब्रेन के लिए, बहुत ज़्यादा हानिकारक है। आप जितना देखोगे, जितना पढ़ोगे, जितना सुनोगे, उतने ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। और दलदल की तरह है, जितने आप हाथ पाँव फैलाओगे उतने ज़्यादा इसमें धंसते चले जाओगे, स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। सबको पता है कि क्या करना है अपनी फील्ड में सक्सेसफुल बनने के लिए। 3 से 4 चीज़ होती है, आपको ऑलरेडी पता है। और नहीं पता तो सुन लो, 1 वीडियो में सुन लो, 2 वीडियो में सुन लो, बस उसके बाद स्टार्ट करो ना। आप क्यों बैठे हुए हो, क्यों और इन्फॉर्मेशन के लिए पड़े हुए हो, क्यों बार बार देख रहे हो? स्टार्ट करो बस। आपको पता है नॉलेज में पावर नहीं है। लोग कहते हैं कि नॉलेज में पावर है, नहीं है नॉलेज में पावर। जानने के बाद भी कुछ नहीं होता। तंबाकू पर सरकार लिख लिख के पागल हो गई, इससे कैंसर होता है, फिर भी कितना बिक रहा है। सही बात है। पता सबको है, पता होने से कुछ नहीं होता। सिगरेट पीने से कैंसर होता है, हर उसको पता है जो कि सिगरेट पीता है, लेकिन पता होने से कुछ नहीं होता जब तक उसे वो चीज़ फील ना हो जाए, जब तक उसके साथ में हो ना जाए। मतलब मेरे लाइफ में भी अभी कुछ दिनों पहले एक फेज़ आया था। तो बुरा फेस हर किसी की लाइफ में आता है। पता मुझे भी था कि इसको टैकल कैसे करना होता है, नॉलेज में भी बांटता हूँ, लेकिन उस टाइम हम नहीं कर सकते वो चीज़ें। उस टाइम हमें उस फ्लो में हमें बहना पड़ता है, तो उस टाइम वो चीज़ें नहीं कर सकते। तो नॉलेज में पावर नहीं होती है, एग्जीक्यूशन में पावर होती है। सबसे मेन चीज़ है एग्जीक्यूशन। एक बंदा है जो कि दुनिया भर का नॉलेज ले रहा है, उसको सब कुछ पता है, हर चीज़ के बारे में सब कुछ पता है, वो आपसे बहुत पीछे रहेगा अगर आप किसी एक चीज़ में एक्शन लेते हो, उसमें कुछ करते हो तो। बाकी चीज़ों का भले आपको नॉलेज ना हो, लेकिन अगर आप किसी एक चीज़ में एक्शन लेकर के कुछ काम करते हो, कुछ बनते हो, तो आप उससे बहुत ज़्यादा आगे हो। जो कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेता है, उसे सिर्फ नॉलेज है, वो कुछ काम का नहीं है। तो नॉलेज में पावर नहीं है। और आपने बहुत अच्छी बात बोली। और इवन जो जितने भी ऑडियंस हमें देख रही है, हमारे सब्सक्राइबर्स हैं या नए बच्चे भी हैं, बिजनेसमैन हैं, प्रोफेशनल्स हैं, सो नॉलेज में पावर उतनी है जितना आप उसके अगेंस्ट में एग्जीक्यूशन ना करो, यानी कि आप एक्शन ना लो। तो इसका मतलब आप ये वीडियो देख के चले जाओगे, फिर कोई दूसरी मोटिवेशन वीडियो देखोगे, फिर कोई तीसरी मोटिवेशन वीडियो देखोगे, लेकिन आपने जब तक उसको एग्जीक्यूट नहीं करा, उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया, तो आप लाखों वीडियो देख लो, कुछ भी नहीं होने वाला। तो यही कहूँगा, स्टॉप मेंटल मास्टरबेशन। ये बहुत बुरी चीज़ है। फिजिकल से ज़्यादा तो मेंटली लोग अपने आप को हार्म करते हैं। जितना देखोगे उतने कन्फ्यूज होगे। आपने पीके मूवी देखी होगी, आपने देखा होगा आमिर खान का क्या हाल हुआ था। वो सब धर्मों को फॉलो कर रहा था क्योंकि उसे पता नहीं था कि उस लाइफ में क्या करना है। तो उसने क्या चूज़ किया, मैं सारे धर्मों को फॉलो करता हूँ। तो पहले उसने फॉलो किया मुस्लिम धर्म। उसमें क्या कहते हैं कि 6 बजे के बाद रोज़ा तोड़ो। ठीक है, तो उसने वो फॉलो किया। जब वो रोज़ा तोड़ने जाता है
तो फिर उसको लगता है कि यार जेल में तो ये कहा गया है कि 6 बजे बाद आप खाना नहीं खा सकते सूरज ढलने के बाद में, तो इधर भी भूखा रह गया, उधर भी भूखा रह गया। वो एक तरफ जाता है नारियल चढ़ाने, तो वहाँ नारियल चढ़ा नहीं सकते, तो वहाँ शराब लेकर के चला जाता है, क्योंकि चर्च में शराब चढ़ती है उसे पता है। तो मंदिर में जाता है शराब लेकर के, तो उसे मस्जिद में जाता है तो उसे भगा देते हैं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर वो हराम है। तो हर धर्म को फॉलो करना, हर चीज़ को फॉलो करना, ये सब चीज़ें में जितना आप जाओगे उतने ज़्यादा उलझ जाओगे और कहीं के ना रहोगे। कोई एक धर्म को फॉलो करो, किसी एक चीज़ को फॉलो करो, आपको पता है कि कुछ फंडामेंटल स्टेप क्या होते हैं अपनी फील्ड में सक्सेसफुल बनने के लिए, आप बस उन्हीं को फॉलो करो, उन्हीं में आगे बढ़ो। आजकल जितने भी यंगस्टर कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, व्हाट अबाउट जो ये पॉर्न एडिक्शन, जो छोटे छोटे बच्चे हो रहे हैं, यंगस्टर्स हो रहे हैं, उनको हम मना भी करते हैं कि भाई आप ये मत देखो, लेकिन फिर भी इसमें घुसते जा रहे हैं वो, तो उनका जो माइंडसेट है वो एक गंदी चीज़ों की तरफ ज़्यादा जा रहा है अच्छे कंटेंट की बजाय। इसे हम कहते हैं चीप डोपामिन सोर्स। सॉरी, कम अगेन। ये डोपामिन का एक चीप सोर्सेस है। ओके। हाँ, मतलब हमारे माइंड को अच्छे हार्मोन्स बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छे हार्मोन्स डोपामिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, ये कुछ अच्छे हार्मोन्स होते हैं जो कि हमें बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसमें एक हार्मोन आता है डोपामिन, जो कि पॉर्न देखने से और इंस्टा पर रील स्क्रॉल करने से हमें बार बार मिलता है और हमारे माइंड को मज़ा आता है। और जब ये हार्मोन हमें मिलते हैं तो हमारा माइंड कहता है कि ये चीज़ें फिर से करें, फिर से करें, फिर से करें, इसलिए ये एडिक्शन बनती है। तो कोई भी एडिक्शन बनता है वो ऐसे ही बनता है कि आपके माइंड को उससे से डोपामिन मिला, आपने चीज़ और की, आपको माइंड को लगता है यार इसको तो जितना कर रहे हैं उतना ज़्यादा डोपामिन मिलता जा रहा है, तो यही करते हैं, मज़ा आ रहा है। हाँ, ये अच्छे हार्मोन, मतलब माइंड को अच्छे हार्मोन इसी चाहिए होते हैं, तो माइंड वही करता है जहाँ से अच्छे हार्मोन्स रिलीज हो। तो इनसे अच्छे हार्मोन जो है वो बहुत ज़्यादा रिलीज होते हैं। और अति हर चीज़ की बुरी होती है, अति सर्वत्र वर्जित। तो ये अच्छे हार्मोन भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा जब रिलीज होते हैं तो बुरे होते हैं, हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर को ये ख़त्म कर देते हैं। तो हमारा ब्रेन इससे वीक पड़ता है, हमारा फोकस इससे कम हो जाता है, अटेंशन स्पैन बहुत कम हो जाता है इसकी वजह से। तो ये इसका ब्रेन पर इम्पैक्ट पड़ता है और इसे हम कहते हैं चीप डोपामिन के सोर्सेज। डोपामिन के, सेरोटोनिन के, एंडोर्फिन के, इन सब हार्मोन के और भी बाकी सोर्सेज होते हैं, लोगों को वहाँ जाना चाहिए। एक्सरसाइज से बहुत ज़्यादा सेरोटोनिन रिलीज होता है, बहुत अच्छा फिर हम फील करते हैं। मेडिटेशन, अपने काम को करने के बाद की जो फीलिंग होती है उससे अच्छी फीलिंग कोई नहीं हो सकती। आपने खुद नोटिस किया होगा कि आपने अपना काम किया और बहुत अच्छा काम किया आज, आपको तो लगता है कुछ प्रोडक्टिव हुआ, इससे तो ये डील हुई है, ये चीज़ हुई, तो बहुत पैसा आने वाला है, तो रात को आप आराम से क्या मस्त एकदम सोच करके सोते हैं, क्या फीलिंग होती है। राइट। वो होते हैं असली हमारे जो हार्मोन होते हैं, जो हमारे लिए काम के होते हैं। उन हार्मोन्स के पीछे आप भागो, उन चीज़ों के लिए पीछे भागो। सस्ते इसे कहते हैं सस्ते नशे, आपने देखा होगा ना, तो इसे कहते हैं सस्ते हार्मोन्स के नशे। ये चीज़ लोगों को बंद करनी पड़ेगी और असली जो हार्मोन्स है, सही हार्मोन्स है, सही तरीके जो है, उन पे आपको फोकस करना पड़ेगा। अब यही है कि इसका ना बंद करना किसी भी हैबिट को मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल है। तरीका ये है, यूनिवर्सल लॉ ये कहता है कि आप उसको रिप्लेस कर दें। किसी भी चीज़ को छोड़ना हो, चाहे पोर्नोग्राफी हो या फिर बाकी आपके कोई भी एडिक्शन हो, तो उसको आप अगर रिप्लेस कर देते हो तो वो बहुत अच्छा होता है और इजीली वो हैबिट छूट जाती है आपकी। तो इसको ना आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। आप किस टाइम कहाँ पर देख रहे हो, उस टाइम कुछ और एक्टिविटी आप करने लग जाओ, ओके। तो वो रिप्लेस हो जाएगी। वरना अगर आप खाली बैठे हुए हो, फ्री बैठे हुए हो, तो आपके माइंड में थॉट्स आएंगे, फिर आप करने जाओगे वो चीज़। इससे बेटर है कि आप उस टाइम किसी और को दे दो कि आप इस टाइम ये काम करोगे, या फिर उन लोगों के साथ में रहोगे तो साथ में बैठ के तो कुछ नहीं कर पाओगे, या वहीं शुरू हो जाओगे, नहीं कर पाओगे ना, एनवायरनमेंट का इफेक्ट पड़ता है ना आपको। सही बात है। तो आप फिर कुछ इस जगह अपने आप को शिफ्ट कर दो उस जगह पर जहाँ पर आप वो चीज़ ना कर पाओ, और अपनी लाइफ में बिजी हो जाओ। सबसे मेन तो यही है कि आप बिजी हो जाओ। जितना ज़्यादा फ्री रहोगे, उतने ज़्यादा फालतू थॉट्स आएंगे आपके माइंड में, और पूरी तरह से तो हटेगी नहीं, लेकिन आप बहुत हद तक कम हो जाएगी और आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा इस चीज़ से, एडिक्शन से। तो आप बिजी हो जाओ और चीज़ों को रिप्लेस कर दो। ये कहना तो आसान लग रहा है, लेकिन जो एक 17 साल, 18 साल, 15 साल की एज होती है, 20 साल की एज होती है, उसमें ज़्यादा बच्चे, यंगस्टर इन्वॉल्व हो जाते हैं। नहीं होते हैं, लेकिन करना तो पड़ेगा। देखिए, अगर आपको लगता है कि आपको बहुत है, कुछ करना है लाइफ में, मुझे तो बहुत ऊपर उठना है और ये चीज़ें भी नहीं करनी है, छोड़नी नहीं है, तो फिर तो ये चीज़ नहीं हो सकती। दो अलग अलग चीज़ें आप ये एक साथ नहीं कर सकते, कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल। कामयाबी से लोग, मैं देख रहा हूँ आजकल बहुत जल रहे हैं। मतलब मैंने कुछ अपने आसपास के भी ऐसे एग्जांपल देखे जो मेरे स्कूल के दोस्त थे। तो जैसे हम बात करते कभी मिलते हैं, सो हमारी क्लास में मेरा एक दोस्त है, तो उसने मुझे लगता है कि हमारे कंपैरिजन में होता है ना कि भाई तूने, हम आपस में कंपेयर करते हैं अपने क्लासमेट के साथ कि 12th के बाद तो ऑलमोस्ट 10-12 साल हो गए, मतलब 12th एग्ज़ाम पास करे हुए, तो हम एक बैठते फिर सोचते कि यार तूने क्या किया, उसने क्या किया। सो हमारे बीच में एक हमारा दोस्त है जो हम डिस्कस करते हैं ना कि यार उसने सबसे ज़्यादा तरक्की करी है, तो लोग जलने लग जाते हैं। जैसे मुझे तो खुशी होती है यार कि अगर कोई आगे बढ़ रहा है लाइफ में बंदा, तो उसको अप्रिशिएट करो, उसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें बोलो
लेकिन उल्टा सिस्टम चल रहा है कि उससे जलना, एक ये वाली जो भावना है लोगों उससे की। नीचे दिखाना, और अगर वो कुछ भी वो छोटी सी भी गलती करता है ना तो उसको बहुत बड़ा चढ़ा कर फिर बताया जाता है, क्योंकि लोग वेट ही करते हैं कि ये कब ये कुछ गलत करे और कब हम इसे नीचा दिखाएं, इसे जलील करें। ये सोसाइटी का माइंड सेट है। आप चाहे पैसा कमाओ, सक्सेसफुल हो, कुछ भी करो, तो आपको ये चीज़ सहनी तो पड़ेगी। ये भी एक जर्नी का पार्ट होती है। भले सक्सेसफुल बनने के बाद भी आपकी जर्नी कंटिन्यू है, तो ये जर्नी का पार्ट है, आपको ये चीज़ सहना तो पड़ेगी। आप बस अपना कर्म करते रहो, आपको देखो कि आप मेरे लिए क्या सही है, आप बस अपना कर्म करो। एक स्टोरी सुनाता हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग। जी। एक बार एक जंगल में एक पेड़ पर एक चिड़िया होती है, एक बंदर होता है। दोनों दोस्त होते हैं, जैसे आपने बताया कि आप दोस्त वगैरह हैं, ऐसे दोस्त होते हैं। वो देखते हैं कि पास में शहर है, जैसे हमारा ग्रेटर नोएडा है, तो यहाँ पर एक शहर है और शहर की किसी एक बिल्डिंग में आग लगी हुई है और पास में कोई एक छोटी झील वगैरह होती है। तो दोनों देख रहे होते हैं आग को। चिड़िया के मन में आता है कि यार मुझे कुछ हेल्प करनी चाहिए आग बुझाने में। तो बड़ी बिल्डिंग होती है, बहुत बड़ी, चिड़िया छोटी सी। पास में झील में वो जाती है चिड़िया, उड़ करके चोंच में पानी लेती है और बिल्डिंग के ऊपर डाल एक देती है। टपका देती है। बंदर देख के ये क्या हो रहा है यार, ये क्या कर रही है। वो चिड़िया फिर जाती है, चोंच में पानी भरती है, बिल्डिंग पे जा करके एक बूंद टपका देती है। चिड़िया बार बार करती है, बंदर को फिर हंसी आती है। बंदर ज़ोर ज़ोर से हंसता है कि अरे मूर्ख, तुझे क्या लगता है कि तू ये आग बुझा देगी? हाँ, तेरे इतने से पानी से आग बुझ जाएगी। तो चिड़िया ने इग्नोर किया। बंदर हंसता रहा, चिड़िया ने इग्नोर किया। चिड़िया बस अपना काम कर रही थी कि उसने चोंच में पानी भरा और उस पर वो पानी डाल दिया। अब बंदर ने बहुत हंसा, बहुत कुछ कहा, तो फाइनली चिड़िया ने एक रिप्लाई किया कि मुझ पर हंस मत मूर्ख, मैं नहीं तू है। मुझे पता है ऑलरेडी कि मेरे इस पानी से इस बिल्डिंग की आग नहीं बुझने वाली, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन इतिहास में जब जब इस बिल्डिंग में लगी हुई आग का जिक्र होगा, उस वक्त मेरा नाम आग बुझाने वाले में और तेरा नाम दांत दिखाने वाले में आएगा। मैं अपना काम कर रही हूँ तो अपना काम कर रहा है। भगवान देख रहा है कि कौन सही काम कर रहा है, कौन गलत कर्म कर रहा है। तो भगवान सब देख रहा है, आप बस अपना कर्म करो। चाहे सब लोग हंसे, लेकिन एक दिन फिर आपकी वाह वाह होगी, सब लोग एक दिन तालियां बजाएंगे आपको। गालियों से तालियों तक का सफ़र आपको तय करना है, और तालियों का सफ़र बिना गालियों के हो नहीं सकता। 140 करोड़ की आबादी में अगर 140 दुश्मन आप ना बना सके तो फिर आपने क्या ही किया लाइफ में, है ना। तो थोड़े बहुत दुश्मन होने भी चाहिए आपके, थोड़े बहुत ऐसे लोग होने भी चाहिए जो कि आप पर हंस रहे हो, आपको ताना मार रहे हो, आपसे जल रहे हो। अगर जल नहीं रहे तो ये नेगेटिव साइन है। आपने ये जो कहा ये बहुत पॉजिटिव साइन है ना। मेरे एक वीडियो पर ना मतलब पॉडकास्ट पर मुझे कुछ थोड़ी सी कमेंट्स आई कि ना होस्ट बेकार है, बच्चा लग रहा है, बच्चा है, इसके क्वेश्चन ऐसे हैं वैसे हैं, और वही पॉडकास्ट मेरा बहुत व्यूज़ पर गया। तो मैंने ना मेरे मेंटोर है एक तरह से, उनको मैंने ये चीज़ कही, चित्रेश सर को। तो मैंने कहा यार इतनी गालियाँ मेरे को किसी पॉडकास्ट में पड़ी नहीं, एज अ होस्ट है, आज लपक के गालियाँ पड़ी मेरे को। तो उन्होंने कहा कि बधाई हो, आपकी तरक्की होना स्टार्ट हो गई। उस दिन मैं खुश हो गया कि ये साइन है। गालियाँ पढ़ना, ताने मारना, जलन करना, जितने ज़्यादा लोग आपसे जल रहे हैं यानी कि आप उतने ज़्यादा कामयाब हो। कम लोग जल रहे हैं यानी कि कम कामयाब हो। जल ही नहीं रहे मतलब आप कुछ हो ही नहीं। एक गरीब से कौन जलता है? सही बात है। कोई नहीं जलता ना। अमीर से ही हाँ, जलता तो आप जो कह रहे हो ये पॉजिटिव साइंस होते हैं उस इंसान के लिए जिस पर जल रहे हैं। बाकी जो ये तो ह्यूमन बिहेवियर है। हम भी, आपने कहा कि मैं नहीं जलता, लेकिन आप भी कहीं ना कहीं कभी ना किसी से थोड़ी बहुत जलन आ जाती है अंदर। राइट। चाहते नहीं लेकिन आ जाती है कि यार है। वो यार मुझसे आगे निकल गया, यार मैं यहीं पर रह गया। तो ये आ जाती है, ह्यूमन बिहेवियर होता है। तो ये उसके लिए पॉजिटिव साइन है, हमारे लिए तो हम कंट्रोल कर लेंगे। बट ये जो है ना पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आनी चाहिए। आगे निकल गया तो अच्छी बात है ना, उसने मेहनत करी, आगे निकल गया, आप भी करो। ये ह्यूमन बिहेवियर है ना। ये मतलब लस्ट आप देखोगे, नेगेटिविटी, ग्रीड, लालच जो है, ये सारी ओवर थिंकिंग, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर से है, कोई बाहर से या फिर कहीं से। ऐसा नहीं कि बटन दबाए तो ऑन हो जाती है, बटन दबाए तो बंद हो जाती है, अंदर से तो आ रही है सारी चीज़ें। तो ये होती है हमारे अंदर पहले से, लेकिन उसके लिए पॉजिटिव साइन है। आपके साथ भी होता है तो आपके लिए भी पॉजिटिव साइन है। मैं तो कहता हूँ होना ही चाहिए। लेकिन हमसे मुझे लग रहा है लोग अभी कम जल रहे हैं यार, कामयाबी कम मिल रही है। तो आपको काम करने की ज़रूरत है अपने ऊपर, है ना। हाँ। और मेहनत करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली, एक्सपर्ट बनो अपनी फील्ड के। बिल्कुल। एक्सपर्ट से आपने जो वर्ड यूज़ करा, एक्सपर्ट बनो अपनी फील्ड के, तो इसमें एक्सपर्टीज कैसे लाई जाए? सिंपल है, एक्ट लाइक एन एक्सपर्ट। एक्सपर्ट बनना है तो एक्सपर्ट के जैसे आपको एक्ट करना पड़ेगा। जैसे मतलब उनको आप कॉपी करना स्टार्ट कर दो। कोई एक रोल मॉडल आप अपनी फील्ड का पकड़ो और उसको कॉपी करो, उसी को कॉपी करो। अगर किसी और को भी करोगे तो कुछ ना कर पाओगे। कोई एक रोल मॉडल अपनी फील्ड का पकड़ो और फिर आप उसको कॉपी करो। उसके सिद्धांत, उसकी लाइफ की हर चीज़, मतलब उसका बोलने का तरीका, उसका पहनावा, उसकी डेली रूटीन, वो कब उठता है, कब सोता है, क्या खाता है, किससे मिलता है, कैसे मिलता है, कहाँ कहाँ क्या क्या इन्वेस्ट करता है, किन किन बुक्स को पढ़ता है, अपना काम वो कैसे करता है, उन सारी चीज़ों को आप कॉपी करो, आप बन जाओगे वैसा। जैसे कहा जाता है कि हाँ, सेम टू सेम। हाँ,
आप देखो कुछ कुछ चीज़ें, मतलब सारी चीज़ें आप एज इट इज नहीं कर पाओगे, लेकिन ट्राई करो। बट लोग फिर ये नहीं कहेंगे उसका डुप्लीकेट हो गया, उसकी आइडेंटिटी तूने ले ली, नहीं मतलब नहीं इस तरह नहीं, से नहीं, आपकी खुद की आइडेंटिटी तो खत्म हो जाएगी एग्जैक्टली, ना। तो आप कर भी नहीं पाओगे ना। मतलब एक बच्चा है, वो जब बोलना सीखता है तो ये थोड़ी कहेंगे कि तो मेरे जैसा बोल रहा है, कॉपी कर रहा है। दुनिया में हर चीज़ ही कॉपी है, बस आपको पता नहीं कि किसने कहाँ से कॉपी की है। आप किसी को भी यूट्यूब पर देखते हो, कोई अच्छा वीडियोस बना रहा होता है, कोई अच्छा पॉडकास्ट कर रहा हो, तो कुछ भी कर रहा होता है, तो कोई अगर कुछ भी बोल रहा है तो वो कहाँ से बोल रहा है? उसने या तो देखा है, पढ़ा है, या फिर सुना है। तो अगर बुक से पढ़ा है तो बोलेंगे कि बुक से कॉपी कर लिया, कहीं से सुना है तो कि वहाँ से वहाँ कॉपी से कर copy लिया। कर लिया। आपको पता नहीं है बस कहाँ से कॉपी किया है, तो आपको लगता है ये कहीं से कॉपी नहीं करता। बाकी दुनिया में हर चीज़, हर कॉन्सेप्ट कॉपी ही होता है। बस कॉपी होकर के कुछ लोग थोड़ा मॉडिफाई करते हैं तो वो नया बन जाता है, फिर उसको मॉडिफाई करते हैं तो कुछ और नया बन जाता है। बाकी सारी चीज़ें कॉपीड ही होती है। बिकॉज क्योंकि सोशल मीडिया पे दुनिया भर का कंटेंट है, हाँ। और एक कंटेंट ही 5 इन्फ्लुएंसर डाल रहे हैं, बट उनको प्रेजेंट करने का अलग है तरीका, या एग्जैक्टली, मॉडिफाई वो अलग तरीके से कर मॉडिफाई अलग देते हैं। तरीके से कर रहे हैं। यू राइट। तो बस आप एक्ट करो और आप उनके जैसे बनना स्टार्ट हो जाओगे। मैंने अपने पिछले पॉडकास्ट में भी ये बात बोली थी कि अगर आपको सक्सेसफुल बनना है ना, तो सक्सेसफुल लोगों की कॉपी करना या उनको मतलब ट्रीट करना चालू कर दो, उनको देख के वो चीज़ें करने लग जाओ। वही आपने बात बोली। एग्जैक्टली। और रोल मॉडल ना फिर एक ही बनाओ या 2 बनाओ, उससे ज़्यादा नहीं। जितने ज़्यादा बनाओगे आप कंफ्यूज होगे कि कोई रात में काम कर रहा है, कोई सुबह काम कर रहा है, तो आप क्या करोगे? 24 घंटे काम करोगे या फिर बिल्कुल काम नहीं करोगे? फिर आप कंफ्यूज होगे कि नहीं यार, इससे कुछ नहीं होता, मैं तो कुछ नहीं करता हूँ। आपके रोल मॉडल संदीप माहेश्वरी सर है, हाँ। तो आप उनको काफ़ी टाइम से जब से देख रहे हो। ऐसा है कि अलग अलग चीज़ों में अलग अलग है लाइफ के, वो एक तो लाइफ उनके हिसाब से। मैंने कभी डिस्क्लोज नहीं करा, मैंने जो मतलब अपनी जॉब छोड़ी थी कि मुझे बिज़नेस करना है, मुझे बिज़नेस एंटरप्रेन्योरशिप में आना है। पता है मैंने किसकी वीडियोस देखी थी? 2017 की बात है, मैं कंटिन्यू वीडियो देखता था विवेक बिंद्रा जी की। भाई मैं उनकी वीडियो देखता था, मेट्रो में आ रहा हूँ जा रहा हूँ, मैं ट्रैवल करता था मेट्रो से गुड़गांव, IBM में जॉब करता था, तो उनकी कंटिन्यू वीडियो देखता था मैं, कंटिन्यू। जब मेरा माइंडसेट थोड़ा सही हो गया, मैंने कहा यार ये तो साला ज़िंदगी ऐसी खत्म हो जाएगी, नौकरी पे लाख रुपए तनख्वाह है, कुछ काम जो चीज़ें सपने देखे हैं, फरारी लेनी है, फॉर्चूनर, वो कैसे ली जाएगी? मैंने बहुत सोचा इसके बारे में, और एक दिन ऐसा आया, विदिन 2 महीने मैंने वीडियो तो मैं शुरू से देख रहा था, फिर कंटिन्यू मैंने डिसीजन लिया, बोल्ड डिसीजन लिया मैंने लाइफ का उस टाइम पे कि देखा जाएगा जो होगा। मैंने नौकरी मैंने नोटिस पीरियड दिया कि मैं छोड़ रहा हूँ, और मैं सिर्फ वो वीडियोस देख के मैंने कि भाई मैं छोड़ रहा हूँ, मुझे बिजनेस में जाना है, मुझे बहुत बड़ा काम करना है, छोटे में मुझे मरना नहीं है। एक्सीलेंट। ये मैंने कभी डिस्क्लोज नहीं करा। मैं विवेक बिंद्रा की वीडियोस बहुत ज़्यादा मैंने भी बहुत देखी उस टाइम पर, 2018-19 में बहुत वीडियोस देखी उनकी। एंड यू वोंट बिलीव 2019 में उन्होंने मुझे टच किया था एक इवेंट के अंदर, कि मैं अपने एक फ्रेंड है मेरा, उसकी हम कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, मैं वहाँ पे एज उसकी मार्केटिंग कर रहा था, उसने मुझे एज अ पार्टनर बनाया था जब मैंने जॉब छोड़ी थी। सो नाम तो मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा उसका। तब उनका वहाँ पे ना वो स्टैंडी लगी थी, मेरे फ्रेंड की कंपनी की स्टैंडी लगी थी। मेरा फ्रेंड उस दिन अवेलेबल नहीं था, तो उन्होंने आवाज़ मारी थी स्टेज पे मेन कि आप उनको भेज दो। तो फिर बोला यार मैं तो हूँ, एक काम कर तू जा। एंड यू वोंट बिलीव मैं वहाँ गया और उन्होंने मेरे को टच करा, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक जो पॉजिटिव साइन था ना उनका, वो जो फील होता है मुझे आज तक। स्ट्रॉन्ग हो रहा है उनका। हाँ, मतलब उनने जो अपनी टीम में खड़े किए वो नवरत्न कह सकते हैं, जैसे अकबर के 9 रत्न थे ना, ऐसे उनकी टीम में भी 9 रत्न है। सो हम एक्सपर्ट की बात कर रहे थे कि कैसे अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हो सकते हैं। सो वहाँ पे एक रूल आता है कि 10,000 आवर्स का, उसके बारे में कुछ डिटेल में बताओ। हाँ, ये ना लोगों को ना इसका थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी कम है 10,000 आवर्स रूल के बारे में, कि अगर आपको किसी फील्ड में एक्सपर्ट बनना है तो कहा जाता है कि आप 10,000 घंटे उस फील्ड में दीजिए। ये एग्जैक्टली ट्रू नहीं है। ये इसका ये लो था कि किसी फील्ड में 5,000 घंटे अगर आप देते हो तो 5,000 घंटे दे करके ही आप उस फील्ड में एक्सपर्ट बन जाते हो, और किसी किसी फील्ड में आपको 20,000 घंटे भी देने पड़ते हैं, तब जा करके आप एक्सपर्ट बनते हो। 10,000 एक एवरेज नंबर है, तो ये हर फील्ड के लिए अलग अलग होता है। अब 10,000 का अगर हम देखें तो कितना होता है, अगर आप हर दिन 7-8 घंटे काम करते हो तो आपको 6 साल लग जाएंगे किसी भी एक फील्ड में एक्सपर्ट बनने में, लेकिन आपको हर दिन उतना काम करना पड़ेगा और बहुत ही हाई इंटेंसिटी के फोकस के साथ में करना पड़ेगा। और यस, ये एकदम ट्रू है। अगर आप किसी भी फील्ड में इतना टाइम देते हो तो आप बहुत नॉलेज हासिल करते हो, बहुत काम करते हो, आपकी चीज़ें इन्हेंस होती है और आप एक्चुअली एक्सपर्ट बन जाते हो। नंबर 1 बनोगे दुनिया में, ये नहीं कह सकते, लेकिन हाँ टॉप 1% में आप आ जाते हो दुनिया के, ये ज़रूर हम कह सकते हैं। मोटिवेशन की तो बहुत सारी बातें हमने कर ली है। सो अगर हम एक डिफरेंस की बात करें कि डिफरेंस क्या है बिटवीन मोटिवेशन एंड डिसिप्लिन। मोटिवेशन मतलब मेरा मन कर रहा है, मेरी एनर्जी बहुत हाई है तो मैं काम कर रहा हूँ। डिसिप्लिन ये कहता है कि मन कर रहा है तो काम करो, मन नहीं कर रहा है तो भी काम करो, क्योंकि काम करना आपके लिए ज़रूरी है। मोटिवेशन जैसे कि M से मोटिवेशन, म से हमारा मन,
तो मन जो कहता है वो हम करते हैं, तो उसे हम कहते हैं वो होता है मोटिवेशन हमारा। जैसे कि कहीं आग लगी हुई तो आप उसमें पूरा पेट्रोल एक साथ छिड़क दो तो वो बहुत तेज आग भभकती है, और आप जैसे उसी तरह से मोटिवेशन काम करता है कि बहुत हाई एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा हम एक बार काम कर लेते हैं फिर बैठ जाते हैं एक तरह से। नहीं, लेकिन डिसिप्लिन कहता है भले आप कम काम करो लेकिन आप काम करते रहो, क्योंकि वो आपके लिए ज़रूरी है। जिस वक्त आपके लिए जो भी ज़रूरी हो वो चीज़ करना, उसे हम कहते हैं डिसिप्लिन। लाइफ में मोटिवेशन का कोई रोल नहीं है, सबसे बड़ा जो रोल है वो है डिसिप्लिन का। यस, मोटिवेशन की एक वैसे रोल होता है, कुछ कुछ जगहों पर मोटिवेशन की एक नीड होती है स्टार्ट करने में, एक किक देने में, लेकिन कंटिन्यू करने में फिर डिसिप्लिन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो डिसिप्लिन का कम शब्दों में यही कहें कि जिस वक्त आपके लिए जो ज़रूरी है आप वो काम करो, उसे हम कहते हैं डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन ना सिर्फ काम में बल्कि हर चीज़ में डिसिप्लिन एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। वो चाहे रिलेशनशिप हो, आपका बिजनेस हो, आपका काम हो, वो चाहे आपकी हेल्थ हो, हर चीज़ में डिसिप्लिन मैटर करता है। एक बुक है ब्रायन ट्रेसी की, मेरी वन ऑफ द फेवरेट बुक है, द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट बुक है वो। आप अगर चाहो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देना, आपको पैसा मिल जाएगा एफिलिएट का, एफिलिएट अकाउंट हो तो, और आप जा करके पढ़िएगा उसको। डिसिप्लिन के बारे में उसमें बहुत कमाल की बातें बताई गई है, बहुत पावरफुल बुक है, मस्ट रीड बुक में कहूँगा उसको। तो डिसिप्लिन इज इक्वल टू कंसिस्टेंसी, ऐसे कह सकते हैं? नहीं, डिसिप्लिन से कंसिस्टेंसी आती है। डिसिप्लिन से हाँ, डिसिप्लिन यही कहता है कि मतलब कंसिस्टेंसी को लोग मेंटेन क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि अच्छे टाइम में काम हो जाता है, बुरे टाइम में काम नहीं होता है। जब हम लो फील करते हैं, नॉर्मल फील करते हैं, तब काम नहीं होता है। डिसिप्लिन यही कहता है कि आपको तब भी काम करना है, तभी आप डिसिप्लिन हो। आप अगर तब भी काम कर रहे हो तो डिसिप्लिन से कंसिस्टेंसी आती है, वो मेंटेन होती है, और फिर कंसिस्टेंसी से हमें सक्सेस मिलती है। मतलब यानी कि आप किसी भी परिस्थिति में हो वो आपको करना ही करना है जो आपने सोचा है। डिसिप्लिन ये हुआ, एग्जैक्टली। उसका बहाना नहीं चलेगा हाँ। कि नहीं ये मैं ये काम नहीं करूँगा। मुझे अपनी अपनी बात याद आ गई, जब मैंने यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट करी थी 2021 में, इट वाज वेरी लेट आई थिंक। तब भाई मैंने 1 साल कंटिन्यू बिना कोई छुट्टी ले हुए 7 दिन में जाके वीडियो बनाता था। अच्छा। क्योंकि मेरे माइंड में आ गई थी ये इसकी कंसिस्टेंसी इसका वो है। अगर आपको डिसिप्लिन, मतलब वही वाली जो आप बात करो डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी की, कि चैनल अपने आप चलेगा, अपनी वीडियोस बढ़ेंगी, लेकिन आपको छुट्टी नहीं, कंसिस्टेंट आपका कंटेंट जाना चाहिए। तो मुझे ध्यान आ गया डिसिप्लिन से। आप डिसिप्लिन का बहुत बड़ा रोल होता है। डिसिप्लिन के बिना आप लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर सकते, वो चाहे किसी भी फील्ड में हो। डिसिप्लिन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप देखोगे जो टॉप बिलियनियर्स है, रिचेस्ट पीपल है वर्ल्ड के, वो भी डिसिप्लिन को सबसे मेन स्ट्रॉन्ग पॉइंट मानते हैं। आप मोटिवेशनल स्पीकर भी जो है वो मोटिवेशन को नहीं, डिसिप्लिन को मेन चीज़ मानते हैं। मोटिवेशन का रोल होता है लेकिन सिर्फ स्टार्ट करने में, मेन जो है वो डिसिप्लिन आपको आगे बढ़ाता है, एक स्टेप लेने में। वो मोटिवेशन का रोल है, वो मोटिवेशन का रोल। हाँ, लेकिन स्टेप को कंटिन्यू करने में फिर डिसिप्लिन का रोल आता है। डिसिप्लिन का रोल आता है। सो दीपक भाई बहुत बहुत थैंक यू आपका आने के लिए, एंड आई एम श्योर ऑडियंस को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और सिर्फ बात इतनी नहीं है कि सिर्फ पॉडकास्ट देख लिया, वीडियो देख ली, मोटिवेट हो गया, कोई एक्शन नहीं लिया उसके अगेंस्ट में। तो एग्जीक्यूशन करना बहुत ज़रूरी है। और जिन लोगों ने भी दीपक भाई को फॉलो नहीं करा है तो दीपक दहिया करके इनका यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम हैंडल भी है, तो आप फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच दीपक भाई। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग, एंड बड़े बड़े क्वेश्चन थे आपके, एंड कुछ अच्छे आंसर्स भी निकले। आई होप ऑडियंस इससे काफ़ी कुछ सीखेगी। थैंक यू।